अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीन। भली करे आया। जी आया नू वशरत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन, नए सुबह, एक नया अज़्म, बहुत कुछ नए करने की जब आप ठान लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी आपके लिए बहुत सारे रास्ते निकाल देता है। हम चाहते हैं जी कि सुबह के वक्त हम आपसे अच्छी अच्छी बातें करें, क्योंकि कहते हैं जी अगर दिन का आगाज़ अच्छा हो तो पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। तो हमने सोचा कि जी आज की अच्छी बात ज़रा फ़ौरन से आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो अच्छी बात यह है कि गैर मामूली मकाम हासिल करने के लिए गैर मामूली मेहनत करना पड़ती है और अल्लाह ताला इंसान को उसकी मेहनत के मुताबिक ही मकाम अता फरमाते हैं। अगर आपको ये लगता है जी थोड़ी सी मेहनत की है लेकिन आप टॉपर्स में आ जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको उसका फल मिलेगा। और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई जादू या चमत्कार तो होने वाला नहीं है कि फ़ौरन से जो है आपको टॉप ऑफ द लिस्ट में पहला ही नंबर मिल जाए, ऐसा नहीं होता। मेहनत अगर आप करते हैं तो आपकी मेहनत रायगा नहीं जाती। अच्छा फैसल, वैसे कभी आपने ये सोचा है कि जैसे या कभी हुआ है कि आपने मेहनत की और आपको लगा यार इसका फल तो मिला ही नहीं है, मेरी मेहनत रायगा चली गई है? तो सोचने की बात ही नहीं। मैं कि तो खुदा ताला ने वादा किया है इंसान से, इसलिए मायूस भी नहीं होना। जितनी सही करोगे हम उतना ही देंगे, जितनी कोशिश करोगे। हाँ यकीनन ये ज़रूर होता है कि आप करते हैं और आपको जब उसका इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता तो आप मायूस हो जाते हैं। लेकिन हमेशा जब भी ऐसी चीज़ हो ना तो वो फेबल याद रखें कि खरगोश और कछुए की रेस में स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जी, पाकिस्तान के पहले P50 के मुकाबले में मुल्तान के 4 स्पेशल खिलाड़ियों ने ऑल पाकिस्तान ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। मुकर्रम खान की पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर हम इस पर मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान के पहले P50 के मुकाबले में मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले 4 स्पेशल खिलाड़ियों ने मैदान मार लिया। लाहौर में मुनकिदा ऑल पाकिस्तान ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल हासिल करके एक नई तारीख रकम कर दी। कोचेस ने हमें पमजा स्टार्ट करवाया था, पमजा हमने वहाँ पे परफॉर्म किया। उसके अलावा हमने सॉफ्ट ब्रेकिंग करी है। हम चारों की और इसके पीछे कोचेस की अनथक मेहनत है, इसमें कोई शक नहीं। और हमारा अज़म है कि इंशाल्लाह हम ये इंटरनेशनल लेवल में भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। राना आरिफ, अदनान निसार, हिना अदनान और उमर फारूक ने ब्रेकिंग के मुकाबलों को 3 माह की ट्रेनिंग से अपने नाम किया। बच्चे एक्टिव थे और बड़ी अच्छी ब्रेकिंग का मुजाहरा किया है। ट्रेनिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आती रह गई है, पंजों में कुछ मसले मसाइल आते रह गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। गोल्ड मेडलिस्ट स्पेशल पर्सन पुरअज़्म हैं कि अगर गवर्नमेंट उनकी सरपरस्ती करे तो वो वर्ल्ड चैंपियन बनकर मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन अदनान सयाल के साथ मुकर्रम खान, समा, मुल्तान। जी हाँ, वर्ल्ड रिनाउंड ये स्पोर्ट्स है और बल्कि ओलंपिक्स में भी ये शामिल है। और ऐसे गेम में हमारे खिलाड़ी जो हैं माशाल्लाह उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, और एक नहीं 4-4। तो राना आरिफ, उमर फारूक, अदनान निसार और हिना अदनान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप चारों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत आपको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। राना साहब, मैं आपसे जो है, अच्छा मेरे ख्याल से अदनान भाई आपके, चलें राना साहब से स्टार्ट कर लेते हैं। राना साहब, आपको बड़ा मुबारकबाद जी, और मुझे ये बताएं कि गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद क्या फीलिंग है आपकी? आवाज़ नहीं आ रही जी राना साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, कुछ ऑडियो का इशू है, हम चाहेंगे कि वो जी हल हो जो जल्दी से जल्दी, ताकि हम राना साहब से, उमर साहब से, हिना से, अदनान से अपने जिनको आवाज़ आ रही है जी अगर किसी और को हमारी आवाज़ आ रही है तो भाई वो आगे से हमें रिस्पांस दे दे ताकि हम फिर सवाल उनसे करें। और ये बड़ी हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि एक ही जगह के फैसल 4 लोग और 4 गोल्ड मेडल हासिल करना, एक नई तारीख उन्होंने कायम की ऑल पाकिस्तान ताइक्वांडो चैंपियनशिप में। ये कामयाबी और सिर्फ लगन, मेहनत, हिम्मत, अगर आपके अंदर जज्बा है आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कुछ करने की लगन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आई थिंक फैसल हमारा जो राब्ता है वो बहाल हो गया। राना आरिफ साहब मुझे बताएं, गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद क्या फीलिंग है आपकी? मुझे बहुत अच्छा लग रहे हैं और बचपन से ही हम लोग ये देखते आ रहे थे डिफरेंट जो हमारी मतलब मूवीज़ वगैरह होती थी, ब्रूस ली की होगी, जेट ली की हो गई, इस तरह की जो मूवीज़ होती थी तो हम लोग देखते थे और हम सोचते थे कि काश हम भी ऐसा कुछ कर पाते। तो यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई जमाल गनी साहब से, तो उनसे जब ये बातें की, हमने ये शेयरिंग की, तो उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, आप लोगों का भी इसी तरह से पैरा ताइक्वांडो
आप लोगों का एक पूरा ग्रुप है और आप इसको ज्वाइन करें और हम आपकी ट्रेनिंग करवाएंगे। ट्रेनिंग करवाने के बाद इंशाल्लाह आप भी अपनी अचीवमेंट्स जो हैं वो कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर मुल्तान में जमाल गनी साहब के ज़ेर साया हमने यहाँ पर ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग करने के बाद जब हम लोग पहली बार हम लोग लाहौर गए हैं और हमें बहुत खुशी फील हो रही है कि हम लोग पहली बार में ही ये गोल्ड मेडल हम लोग विन कर आए हैं। सही, ठीक। उमर साहब आपकी तरफ आती हूँ, मुझे बताएं कैसा महसूस करें। बहुत मुबारक हो आपको। आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो आपके चाहने वाले, उनका क्या रिएक्शन है? चाहने वालों का तो माशाल्लाह मैं पहले शुक्र अदा करता हूँ कि हम इस P50 कैटेगरी के अंदर हमें फॉल किया गया और पहली दफ़ा कराटे के अंदर पाकिस्तान में व्हील चेयर पायनियर हम बने हैं। और इसके लिए स्पेशल थैंक्स जमाल गनी साहब का कि जो हमारे हेड कोचेज़ हैं और उन्होंने अनथक मेहनत की, दिन रात। यकीन करें व्हील चेयर को हैंडल करना और हम जैसे पर्सन को हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। उसकी कई रीज़न है, क्योंकि मैनेज करना, लेके आना, जाना, बिठाना, सर्दी गर्मी, उसको मैनेज करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उन्होंने यकीन करें एक दोस्त, एक भाई, एक बेस्ट टीचर के रोल अदा करते हुए हमें इस मुकाम तक पहुँचाया कि आज हम गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। और बहुत ज़्यादा खुशी है फैमिली में, दोस्तों में, और इसको बयान नहीं कर सकता। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ सर, ज़बरदस्त। अच्छा, अगले जो दो लोग हैं माशाल्लाह वो सिर्फ प्लेयर्स नहीं हैं, माशाल्लाह से हस्बैंड वाइफ भी हैं। तो हिना अदनान और अदनान निसार। तो सबसे पहले तो मैं जो खातून खाना है उनसे बात कर लूँ। हिना भाई, क्या ज़बरदस्त, एक तो आपने कमाल किया है और दूसरा वो कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। औरत खुद कामयाब हो तो मर्द तो फिर डबल कामयाब है। सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊँगी, क्योंकि मेरे बच्चे 2 साल से ना ताइक्वांडो सीख रहे थे। अच्छा। माशाल्लाह मेरा बेटा ग्रीन बेल्ट है और बेटी अब येलो बेल्ट होने वाली है। तो इसी दौरान ना अभी 3 माह पहले सर ने बात करी कि पहले था हमारा कि हम कुछ सीखें, कुछ करें, मगर हम सोचते थे ताइक्वांडो में तो बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। हाँ। मगर सर ने आगे हमें जब कैटेगरीज आगे रखी ना कि भाई पैरा वालों के भी होती हैं, माजूरों की, स्पेशल पर्सन्स के भी ताइक्वांडो होती है, तो हम में थोड़ा सा ना हिम्मत आई। मगर सबसे ज़्यादा हमारे सर में हिम्मत थी कि भाई ना धुंध देखी, ना बीमारी अपनी देखी, कभी बुखार भी चढ़ जाता था, तबीयत ख़राब हो जाती थी। नहीं, क्लास करनी है, इकट्ठे हो जाओ, किसी के घर भी इकट्ठे हो जाओ, मगर क्लास करनी है। तो अब हमारा क्लब जो था ना, सर ने हमारी वजह से, ठंड की वजह से, उन्होंने अरेंज बेसमेंट में किया हुआ है कि मेरे टाइगर्स को ठंड ना लगे। तो उन्होंने, वो बेचारे हमें खुद शिफ्ट नीचे करते थे बेसमेंट में क्लब में हमारे, और हमें कहते थे बस बेटा क्लास करनी है। सबसे ज़्यादा मेहनत उनकी है। सही। और ज़बरदस्त बात ये होती है ना कि जब आप अपने मोहसिनों को याद रखते हैं इतनी बड़ी कामयाबी में। अच्छा अदनान, आपकी तरफ आती हूँ। आपको तो डबल मुबारक, एक तो बेगम के हवाले से आपको मुबारकबाद, दूसरा आपने खुद गोल्ड मेडल हासिल किया। तो बेगम के साथ तो सफ़र ज़रा आसान ही रहा होगा, तो ज़रा प्लीज़ अपनी जर्नी के हवाले से बताएगा, महसूस कैसा आप कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है। बेसिकली देखें, हम दोनों मियाँ बीवी हैं और दोनों स्पेशल हैं, तो हमें देखें घर सर्वाइव करने में बहुत मुश्किलात आती हैं। फिर बच्चे हैं, रेंट के घर पे रहते हैं, ज़ाहिर है सब कुछ खुद करना पड़ता है। हाफ़ काम इनका मैं कर देता हूँ, हाफ़ मैं कर देता हूँ, इस तरह मिलजुल के काम होता है। इसी तरह ही बच्चों को फिर मैं क्लब छोड़ने आता था, तो सर जमाल के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, जो हमारे कोच हैं। तो उनसे अटैचमेंट इतनी होगी थी कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा यार ये आप भी कर सकते हो। तो मैंने कहा सर ये वाकई रियली कर सकते हैं? तो सर ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। फिर सर ने हमें हिस्ट्री बताई उसकी कि हम P50 में आते हैं। तो इसी तरह मिसिस को भी मुझे गाइड करने में आसानी हुई और दोनों ने हमने इस सफ़र को आगाज़ किया और इसकी प्रैक्टिस करते रहे और घर भी चलाते रहे। डेली का 1 घंटा 1.5 घंटा देना आसान नहीं होता लाइफ में। तो लेकिन इसी वजह से हमने देखे कि हमने
लाहौर में जो हमारी चैम्पियनशिप हुई उसमें फिर हम सब ने परफॉर्म किया और आपके सामने गोल्ड मेडल है और एक ट्रॉफी हमारे पास है। ज़बरदस्त, आप लोग तो मिसाल है ना लोगों के लिए। बेहद शुक्रिया राना आरिफ आपका भी, उमर फारूक आपका भी, हिना अदनान आपका भी और अदनान निसार आपका भी। आप बेहद शुक्रिया। अल्लाह ताला इसी तरह से आपको आगे भी कामयाबियों से हमकिनार कराता रहे। और ज़रा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फैसल से सवाल करती हूँ मैं। फैसल, कौन सी मूवीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब किस कैटेगरी? मुझे पीरियड मूवीज़ जो कि हमें सालों पहले ले जाती हैं ना, एंशियंट। अच्छा। यस, और उसमें इजिप्ट जो है, जिनसे जितनी भी जो ममी सीरीज थी पूरी, इतनी जगहों पर नहीं, इजिप्ट जाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन चले हम आपको, हमारे शो देखने का फायदा है कि हम बिना वीज़ा बिना टिकट आपको ले जाते हैं, आपको लेके जाते हैं वहाँ पे हुआ क्या है वो बताते हैं। साइंसदानों ने टेक्नोलॉजी के जरिए 3200 साल कबल सबसे ताकतवर फिरौन रामसेस II की असल शक्ल जो है वो सामने लेकर आए हैं। बरतानवी और मिस्री साइंसदानों ने मिलकर कंप्यूटर टोमोग्राफी, CT मॉडल और एनाटॉमी डेटाबेस की मदद से 3D शक्ल इनकी तश्कील दी है। खोपड़ी का 3D मॉडल बनाने वाली कायरा यूनिवर्सिटी के सहर सलीम ने कहा है कि चेहरे की तस्वीर तश्कील देते वक्त फ़िरौन मम्मी का चेहरा हमारे तस्वुर में था, क्योंकि हम ममासलत बरकरार रखना चाहते थे। अच्छा महक, ये अपने ज़माने के ताकतवर तरीन, बल्कि न सिर्फ अपने ज़माने के बल्कि इसके बाद भी रामसेस II जिनको कहा जाता है उनको रामसेस द ग्रेट भी कहा जाता है। अच्छा, आपको पता है इंटरेस्टिंग थिंग, इतनी ताकत और इतना सब कुछ होने के बाद इनकी डेथ कैसे हुई, साइंसदानों ने भी पता लगाया। अच्छा, इनकी डेथ हुई है दांतों में दर्द से। अल्लाह अकबर। जी, दांतों में इनके शदीद दर्द था इनके आखिरी दिनों में, और इसकी वजह से हाँ फिर वो आगे फिर मामलात, आर्टरीज इनकी सख्त हो गई ये वो, बट ही वाज द मोस्ट पावरफुल फेरो ऑफ हिज टाइम। और ये रामसेस II साहब जो है, इनकी आप शक्ल देख सकते हैं, ये इस तरह के थे ये। और सिर्फ रामसेस II की नहीं, और दीगर भी बहुत सारी जो पुरानी ममीज़ हैं या फिर कुछ एंशियंट ह्यूमन जो हैं, उनकी भी जब बाक़ियात मिली हैं तो उनको इसी टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो साइंटिस्ट ने उनकी फेसेस जो हैं उनको वो बैक करने में कामयाब हुए। अच्छा, चेक करें। चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ जाते हैं और ज़रा अब हम अपने मुआशरे की हकीकत की बात कर लेते हैं जी। आज हम बात करते हैं शादी से पहले फरमाइशों की और नखरों की। अच्छा, अब ये फरमाइशें और नखरे सिर्फ लड़की वालों के या लड़के वालों के नहीं होते, ये दोनों पार्टीज़ के देखने में आते हैं। लड़का कैसा हो, लड़की वैसी चाहिए, लड़की गोरी हो, लड़का ये कमाता हो, बाहर रहता हो, हम लड़की को सब कुछ दे देंगे, घर भी देंगे, गाड़ी भी देंगे, लेकिन लड़का जो है हमारे पास आके, ये बहुत सारी डिमांड्स हैं हमारी सोसाइटी में। अब वो सोसाइटी हम रिलेट करें जी, पंजाब है, सिंध है, विफाक है, कहीं की भी सोसाइटी आप उठा लें, जितने भी मर्जी पढ़े लिखे लोग आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस किया, आपको हैरानगी होती है कि यार आप इतना पढ़ लिख कर भी आपकी ये डिमांड्स होती हैं। चलें, लव मैरिजेस में तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कि कोई डिमांड नहीं होती, माँ बाप मजबूर हो जाते हैं बच्चा या बच्चे के आगे, लेकिन अरेंज मैरिज में सामने वाले का जीना मुझे लगता है मुहाल हो जाता है। मैच मेकर शाजिया रहमान इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, थैंक यू, आई एम गुड। अच्छा शाजिया, मुझे ये बताएं कि आपके पास तो बहुत ऐसी लंबी फहरिस्त होगी, क्या डिमांड्स होती है लड़की वालों की? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अमूमन ये चीज़ गलत कहते हैं जी, लड़की वाले क्या डिमांड कर सकते हैं, लेकिन आजकल लड़की वाले भी करते हैं। नहीं जी, आजकल लड़की वाले ही करते हैं। वो जो एक मजलूमियत वाला एरा था वो गुजर चुका है। टू सम एक्सटेंट इट्स गुड कि मतलब लड़कियों ने अपनी वो चीज़ें पीछे छोड़ दी हैं कि हम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे कि अच्छा जी डिमांड की एक लिस्ट आ रही है या फरमाइश की, बट अब ज़्यादा डिमांडिंग लड़कियां होती हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लुक्स। सबसे पहले लड़कियां शायद आजकल हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, बट लुक्स और पैसे पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अच्छा, बाकी की बातें इतनी ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपकी वाली बात अगर लव मैरिज है या अंडरस्टैंडिंग है या चीज़ें अलग है। लेकिन डिमांड्स की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लुक्स पे फोकस होता है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि किस एरिया या किस लोकेलिटी में रहते हैं, घर अपना है या नहीं है, या ये भी हो सकता है कि फैमिली बहुत छोटी हो या सैलाब से बिछड़ के आ गया हो, कहीं अकेला वो लड़का, उसके कोई रिश्तेदार नहीं हो, उसके कोई अम्मा अब्बा नहीं हो। ये ऐसे लोगों के लिए सॉरी टू से मैं तो ये कहती हूँ आप ये यतीम खाने चले जाओ। हाँ, ये उनको होता है कि नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का अब जैसे जैसे मीडिया की वजह से या वैसे भी लोग इर्द गिर्द की शादियाँ देखते हैं, तो अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी होती हैं। शुरू में ही पहले ये नहीं होता था, बहुत आगे जाके ये बात होती थी कि शादी कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे,
शादी के ड्रेसेस कहाँ से होंगे, ये लोग कितने वेल ऑफ हैं कि ये अफोर्ड कर सकेंगे। तो अब ये चीज़ें भी उस लिस्ट में, एक चेक लिस्ट में एक वो आ जाता है कि ये भी हो सकता है। यानी कि हमने निकाह को बहुत मुश्किल तरीन काम बना दिया है ना। हमने निकाह को हमेशा से बनाया है, हमने कभी भी इसको आसान बनाने की कोशिश नहीं की। हमारा दीन नहीं कहता कि निकाह आसान होना चाहिए, लड़की के वालिद पे कोई बोझ ना हो। आप दीन में हो, आप कल्चर में फंसे हुए कौम है। एग्जैक्टली। तो आप वो करने की कोशिश करते हैं तो लोग कहते हैं इतनी सादगी से निकाह किया है, ऐसी क्या मजबूरी थी, कर्जा ले लेता। दुनिया का सबसे बड़ा रोग है, क्या कहेंगे। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा सिटी वाइज अगर हम डेमोग्राफिकली इसको ब्रेक करें तो हमारी अर्बन और रूरल पॉपुलेशन वहाँ पे क्या मामलात हैं? हमारे अर्बन में तो इंटायरली डिफरेंट मेंटालिटी होती है। अगर हम कराची की बात करते हैं, चाहे आप बहुत पढ़े लिखे तबके की बात करते हैं, चाहे नॉर्मल, या अब यहाँ पे ये एक्सेप्टेंस आ गई है या ये अवेयरनेस आ गई है कि अगर लड़की बहुत गोरी चिट्टी या इस तरह की नहीं है या थोड़ी सी चबी है तो वो एक्सेप्टेंस आ गई कि अच्छा अगर वो अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी कर रही है या इर्द गिर्द में लोग देखते हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस है। ये नहीं कि बिल्कुल ही बेहंगम हो, अपना कोई हाल ही नहीं हो, बेशक गोरी चिट्टी हो। पर इफ़ यू टॉक अबाउट पंजाब की एक स्पेसिफिक मेंटालिटी है, वहाँ पे ये चीज़ हमेशा से पसंद की जाती है कि अच्छा लड़की बहुत गोरी हो, लड़के का कद बहुत ऊंचा लंबा हो, ये सारी चीज़ें हैं। आप उसको अच्छा कहें बुरा कहें, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कुछ और शहरों की अगर आप बात करें वहाँ पे सिर्फ ये भी हो सकता है कि अच्छा ना ऊंचा लंबा कद हो, ना गोरी चिट्टी हो, मगर इस ख़ानदान की लड़की हो, अवान हो, अराई हो, ये हो, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये पंजाब में भाई, अच्छा आप जरा बात कर दें कि भाई फलानी और कास्ट का रिश्ता है तो ऐसे देखते हैं आपको, वो आपको मतलब वो आप पे भी डाउट करते हैं आपकी सलाहियतों पे कि आपको समझ नहीं आया था हम अवान हैं तो अच्छा अवान से भी ढूंढते हैं। तो ये इसके लिए लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं, वो उस जगह पे जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। बट कुछ लोगों के लिए होता है कि सैयद्स हैं या नॉन सैयद्स हैं या हम अपनी कम्युनिटी से बाहर नहीं करते। लाइक उर्दू स्पीकिंग में भी बहुत ज़्यादा सेगमेंटेशंस हैं। प्लस एक बात है जो अब लोगों में फ़िक़ा को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं कि बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर स्पेसिफिक हो गए हो कि हर चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई होती है कि ये नहीं करते हो, ये करते हो। क्योंकि हम वैसे तो मुसलमान हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बच्ची प्रॉब्लम में आ जाएगी या हमारा बेटा वहाँ जाके ये सब नहीं करेगा। तो अब वो चीज़ें इतनी ज़्यादा फ़िल्टर, इतनी लिमिटेड कर दी हैं कि जब आप सारी चीज़ें ढूंढते हैं तो आप एंड में कहते हैं अरे इनका फ़िक़ा मैच नहीं करता, तो ये मैच है ही नहीं। तो अच्छा मुझे एक बात बताएं शाज़िया, जैसे हमने ये बात की कि जी आप फ़िक़े पे भी बात करते हैं, आप कास्ट पे भी बात करते हैं, लेकिन अमूमन हमने ये देखा है कि जब बच्चियाँ शादी करते हैं, लव मैरिज की मैं बात कर रही हूँ, आप ना कास्ट को जहन में रखते हैं ना आप सेक्ट को जहन में रखते हैं, आप शादी कर लेते हैं, ठीक है आप अहले सुन्नत हैं या किसी भी आपके पास चॉइस का ऑप्शन नहीं है ना, आपके पास ऑप्शन नहीं है ना कि आप उस चीज़ को आप जाके अपोजिशन में अपने बच्चों के साथ अगर अपोज कर सकते होते तो सबसे पहले आप लव मैरिज को वो करते। जब आप वो कर नहीं सकते तो फिर आप कास्ट भी बर्दाश्त करते हैं, आप सेक्ट भी बर्दाश्त करते हैं, आप रंग भी बर्दाश्त करते हैं, आप उसका जॉब करना या ना करना भी बर्दाश्त करते हैं, उसका कम जहेज़ लाना ज़्यादा जहेज़ लाना, आप सब कुछ बर्दाश्त करते हैं अपनी औलाद के लिए। अच्छा मुझे बताएं कि एज अ मैच मेकर आपके पास सबसे ज़्यादा डिमांड क्या आती है लड़की वालों की तरफ से? लड़की वालों की तरफ से लड़के की सैलरी या इनकम बहुत अच्छी हो। ओके ठीक है। अच्छा इसको हम अगर पॉजिटिव वे में देखें तो हम ये कहते हैं कि जी अगले ने अपनी बच्ची भेजनी है तो उसका फ्यूचर तो वो देखेगा कि मेरी बच्ची को 2 वक्त की अच्छी रोटी खिला सकते हैं। अगले ने अपनी बच्ची जो भेजनी है वो 50 साल की उम्र में भी बच्ची को वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सका जो वो एक 24 साल के लड़के से सोच रहा है कि वो प्रोवाइड कर देगा। सही ठीक आप 50 साल के बाप हैं, आपकी 3 बेटे हैं, लेकिन आप अपनी बीवी को नहीं दे सके, आप अपनी बेटियों को नहीं दे सके और आप ऐसे फ्लाइट ले रहे हैं कि ये जो 24 साल का लड़का ये सब करेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा क्या सबसे ज़्यादा डिमांड होती है लड़के वालों की तरफ से? लड़के वालों देखें, अगर लड़का ज़रा भी अच्छा है, ज़रा भी अच्छी जॉब है, ज़रा भी चीज़ें हैं, अगेन अगर हम कराची की बात करें या इवन इस्लामाबाद की भी अगर हम बात कर लें, पंजाब को थोड़ा सा अगर हम ब्रेक करके इस तरफ लेके आते हैं तो ये हो कि लड़की जॉब करती भी हो, या लड़की में ऐसी सलाहियतें हों कि अगर वो बिज़नेस करता है तो वो उसके साथ ज्वाइन कर सके, वो चीज़ों को संभाल सके,
अगर किसी के पेरेंट्स का हॉस्पिटल है या स्कूल है या चीज़ें, उनको बिल्कुल घरेलू लड़की नहीं चाहिए अब। 10-15 साल पहले जो स्टीरियोटाइप मेंटालिटी थी कि भाई हमारी बहू काम नहीं करेगी, ये सब कुछ अब ख़त्म हो गया। अब बिल्कुल वेस्ट की तरह आप इस चीज़ पे आ गए हैं कि कुछ ना कुछ करती हो, या अच्छा कुछ भी नहीं है तो ड्रेस डिज़ाइनिंग कर लो, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे कर, मतलब कुछ ना कुछ करती भी औरत चाहिए। उसकी 2 वजह है, क्योंकि जब लोगों को ये लगता है, जब मेरी शादी के सिलसिले में बात होती है कि भाई घर बैठी हुई औरत बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करती है, बहुत परेशान करती है, आपको बहुत बार बार कॉल करती है, तो औरत खुद भी बिजी होगी तो फाइन कमा भी रही है। That's a myth. ऐसे नहीं होता कि अगर आप नौकरी करते हैं आप तब भी अपने मियाँ को बहुत फोन बिल्कुल करते हैं। नजर रखते भाई हम है ना नौकरी करते हैं, उससे ज्यादा नजर रखते हैं क्योंकि आपको सारे साइटोज और वो पता होते हैं। हम हर घंटे में फोन करते हैं, हाँ जी कहाँ जरा वीडियो कॉल तो व्हाट्सएप मिनिमाइज करते हुए अभी हर घंटे वाली बात भी जो है कोई अगर किसी ने कुछ करना होगा ना तो वो वैसे भी लेकिन मैं एक ओवरऑल मेंटालिटी की अगर हम सीरियस नोट पे बात करें तो लोगों को ये होता है कि जी एक अकेला बंदा अगर कमा रहा है और 5 लोग फैमिली में है या पेरेंट्स भी हैं सारे, तो वो अब चीज़ों से मीटअप करना इतना आसान नहीं है। तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है तो इट्स गुड, इसकी एक्सेप्टेंस आ गई है, विच इज़ ऑल्सो अ गुड साइन कि ठीक है पहले औरतों को लड़ना पड़ता था कि हम काम कंटिन्यू करना चाहते हैं, ब्रेक लेना पड़ता था बच्चों की वजह से कि थोड़ी सी गृहस्थी सेटल हो जाए। तो अब ये होता है कि अब लड़की अगर पढ़ भी रही है, बाहर से पढ़ के आई है चीज़ें, तो बोलता है अच्छा ठीक है हम 1-2 साल बाद बाहर मूव कर जाएंगे तुम्हारी, क्योंकि जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ या स्कोप ज़्यादा है। तो पहले तो ये होता था ना सब छोड़ छाड़ के आ जाओ, अगर लड़की ने यूके से पढ़ा है या उसकी वो जॉब है तो कहते हैं आपने आना है तो यहाँ आए, मैंने तो नहीं आना। या कोई एक मेन स्टेशन बना होता था कि अच्छा जी दुबई में हमारा एक घर है, ये इस तरह की भी सिचुएशंस होती थी। अब लोग कहते हैं कि ठीक है फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी आ गई है। आपने माशाल्लाह यहाँ मैं लोकल ही कह लेता हूँ, लोकल मैच मेकिंग भी होती है, कुछ बाहर के भी शायद आते होंगे इस तरह, है ना। अब मैं जानना चाहूँगा कि उनकी डिमांड्स में और जो लोकली होते हैं उनकी डिमांड्स में कोई फ़र्क होता है? बहुत फ़र्क होता है। क्या होता है ज़रा ये बताएं। अच्छा, वहाँ इंटरेस्टिंगली वहाँ के लोगों को जो लड़कियाँ चाहिए होती हैं उनके जहन में ऐसा कोई चकाचौंध या चीज़ें नहीं होती हैं कि अच्छा बहुत ऐसी हो बहुत वैसी, क्योंकि उन्होंने सब देख रखा होता है। उन्होंने खूबसूरती भी देख रखी होती है, उन्होंने लिबर्टी और फ्रीडम सब कुछ देख रखा था। वो कहते हैं एक ऐसी लड़की जो हमारे माहौल में एडजस्ट कर जाए। अब वो माहौल ये भी हो सकता है कि वो अमेरिका में 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं और उनके घर में हिजाब होता हो और यहाँ की लड़की उसके लिए मिसफिट हो। और ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं भाई ये सोच के वो लड़की बताइएगा जिसके घर में नौकरों की फ़ौज नहीं हो, हम अफोर्ड कर सकते हैं बट यहाँ के सारे काम खुद कर लें। हम बिजनेस भी करते हैं, हम ड्राइव भी करते हैं, हम ग्रोसरी भी करते हैं, हम क्लिनिक भी करते हैं, हम सारे काम भी करते हैं, हम बाहर जो घास बड़ी हो रही है वो भी हम काट लेते हैं। तो यहाँ की लड़कियों के जो नखरे होते हैं कि हर घर में मेड्स हैं, नॉर्मली पाकिस्तान में हर घर में बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें ये लड़की मत बताइएगा। अगर लड़की यहाँ पे पढ़ रही हो या पढ़ के गई हो या उसको इस लाइफस्टाइल की आदत हो तो ठीक है। 2 मेंटालिटी होती है, एक वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी हमें बहू कम मेड चाहिए, हमें इतनी लड़की नहीं चाहिए जिसकी ज़बान हो। ज़्यादातर लोग कहते हैं हमारे ख़ानदान की हो क्योंकि देखी भाली है। अब अगर ख़ानदान वालों को पता है कि जी इन्होंने ऐसा रखना है तो वो कहते हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो बाहर के जब होते हैं तो वो इतने फोकस्ड होते हैं कि वो कहते हैं कि अगर IT से रिलेटेड लड़की है या कंप्यूटर से रिलेटेड है तो इसका स्कोप कनाडा में ज़्यादा है, तो हमें वही लड़की बताइए। उस लड़की से बात करते हुए वो सलाम दुआ के बाद पहली बात ये कहते हैं आपकी जॉब का स्कोप क्या है आपको पता है? अच्छा। तो वो यस, और वो लड़की कहती है कि आई एम नॉट गिविंग एन इंटरव्यू, मैंने कोई CV नहीं भेजा था, कोई और भी गुफ्तगू हो सकती है। इवन मैं आपको एक मेंटालिटी पंजाब की शेयर करती हूँ, आई डोंट नो कि ये अच्छी है, ये बुरी, कि अगर लड़की वहाँ पर एक अच्छी से अच्छी भी नौकरी करती है तो वहाँ के इन-लॉज की ख्वाहिश होती है कि बस नौकरी छोड़े और घर में बैठे, हमें घर में बहू चाहिए, जो कि घर में चाहे खाना ना पकाए लेकिन बैठी रहे हमारे सामने। हाँ, ये मेंटालिटी है बिल्कुल। कराची में भी ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हैं और बड़े शहरों में, लाहौर में भी हैं, जो कहते हैं कि बेशक डॉक्टर है, बेशक अच्छी चीज़ें कर रही है, बेशक बहुत वेल ऑफ फैमिली की है, लेकिन हमारे घर में आके नहीं। ये मिडिल क्लास में भी है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बात कर रहे हैं कि ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मैच मेकर आपको ये सोच कैसी लगती है, ये ठीक है?
डिपेंड करता है। अगर बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो बोलती हैं कि मैं बहुत अच्छी जॉब कर रही हूँ, मेरे पास डिग्री थी तो मैं कर रही थी, शादी नहीं हुई थी तो बट मैं ATM मशीन नहीं बनना चाहती किसी के लिए। आई नीड अ ब्रेक। मैं अपनी लाइफ में कोई ऐसा वो अब मैं इंजॉय करना चाहती हूँ, मैं घर पे रहना चाहती हूँ, मैं अपनी फैमिली बनाना चाहती हूँ। तो लड़कियां भी ऐसा चाह रही होती है कि हम 5 साल से जॉब कर रहे हैं, हम 8 साल से जॉब कर रहे हैं, अब हम नहीं करना चाहते। तो हमारे ऊपर ये ज़बरदस्ती नहीं हो कि जॉब करती हुई लड़की लाए थे तो वो जॉब ही करेगी। दूसरी तरफ ये भी होता है कि लोग बोलते हैं कि भाई जब तक ज़रूरत थी तब तक करो, अब मेरी इनकम, मेरी चीज़ें स्टेबल हो चुकी हैं, अब छोड़ दो, अब घर देखो, बच्चे संभालो। उस पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। ये एक्सेप्टेंस की बात है 1 to 1 कि मैं ये चाहती हूँ और आपको भी अगर ये एक्सेप्टेंस है तो गो फॉर इट। ऐसा नहीं हो सकता, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं है। बहुत सारे लोग शादी के 10 साल बाद खुदा ना खास्ता हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो वो जॉब स्टार्ट कर देती हैं लड़कियाँ। डिग्री होनी चाहिए आपके हाथ में, स्किल्स होनी चाहिए, आपको जंग नहीं लगना चाहिए, बाकी डिपेंड करता है। देखिए वालदा के पास अगर है डिग्री या स्किल्स हैं तो इट्स नॉट कि जी वो जाए और कमाए ही। इट्स के अगर जितनी पढ़ी लिखी खातून जितनी बाशऊर है उतने बाशऊर और पढ़ लिखे बच्चे हैं। अच्छा शाजिया, अब हमारे यहाँ ये रुझान, चलें ये तो डिमांड्स वाली तो बात हो गई ना, हमारे यहाँ ये रुझान जो कि बाकी दुनिया में है कि द कपल मीट्स पहले, ठीक है, ये कितना ज़्यादा बढ़ा है? क्योंकि होता ये है कि जी रिश्ते के टाइम पे लड़का जा रहा है या लड़की जा रही है, या फिर कहीं होता है कि सिर्फ पेरेंट्स टू पेरेंट्स आगे पीछे हो जाते हैं, लड़का लड़की की इंटरेक्शन नहीं होती अब नहीं है। अब हमारे ये चीज़ चेंज हो गई है। 10-15 साल से ये चीज़ बहुत चेंज। अब तो ये भी हो गया है कि अगर लड़की की वालदा, अभी मेरी एक क्लाइंट है, उनकी सर्जरी हुई थी एंड शी वाज लाइक कि मैं कैसे जाऊँगी, अभी 1-2 महीने लग जाएगा, तो लड़की वालों ने उनको विजिट कर लिया। तो देयर इज़न्ट एनी हार्म। उसके बाद उन्होंने कहा बजाय इसके कि हम घर जाएं तो लड़का लड़की पहले बात कर लें और पहले मुलाकात कर लें, अगर इनको समझ आएगी तभी तो बात आगे बढ़ेगी। 75% आई वुड से कि लोग अब इस पे आ गए हैं कि अगर लड़की को भी आप पहली मुलाकात में घर लेके आ जाएं क्योंकि उसने देखना है, उसने रहना है, तो कोई हर्ज नहीं है, लोग क्या बोलेंगे वाली चीज़ नहीं है। 25% आर स्टिल लाइक कि जिस दिन रुखसत हो बस उसी दिन आए, और कोई ज़रूरत नहीं हमारे घर में अभी से आने की, और बहू उसी दिन आती हुई अच्छी लगती है। और बाज़ वक़्त लड़के वाले भी चाह रहे होते हैं लेकिन लड़की के पेरेंट्स या फैमिली रिजिड होती है, रिलेक्टेंट होती है कि नहीं जी हमारा ये माहौल नहीं है। जब रिश्ता पक्का हो जाएगा, हमें सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, तब हम लड़का लड़की की बात करवाएंगे। सही, ठीक। शाजिया बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी। और बड़ा लगता है बार बार सुन के कि हमारे माहौल में, हमारे मुआशरे में, हमारी सोच में तब्दीली आई है। ये तब्दीली बड़ी ज़रूरी है। वेलकम बैक वंस अगेन। अब जिस बारे में हम बात करने लगे हैं, बहुत सारे लोगों की स्किन से जुड़ा ये मसला है और हम चाहते हैं कि जी हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आपका ये मसला हल हो जाए। अच्छा जी, जल्द की बहुत सी बीमारियां हैं जिनमें एक बीमारी होती है एक्जिमा। अब ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसका जो लोग इसका शिकार होते हैं, इसके इफेक्टिव होते हैं, अक्सर जो है उनमें देखा गया है जी कि ये बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आपकी बॉडी पे ले आती है। ये जानलेवा तो नहीं होती है अलबत्ता, लेकिन इससे आपको पेन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि आपकी बॉडी पे इचिंग बहुत रहती है। आप सॉक्स नहीं पहन सकते, आप ग्लव्स नहीं पहन सकते, फुल स्लीव शर्ट नहीं पहन सकते। एक्जिमा की बीमारी जल्द पर खारिश की सूरत में नमूदार होती है और ये बीमारी चूँकि खुश्क होती है, ड्राई या आपको इचिंग होती है और इसकी वजह से आपकी बॉडी पे जो होते हैं नाखूनों के भी निशान पड़ते हैं और ये फिर खारिश पूरे जिस्म पे फैलती रहती है जो कि मज़ीद तकलीफ और परेशानी का सबब बनती है। अब इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर खुर्रम मुशीर इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? फैसल कैसे हैं आप? बिल्कुल, आप बताइए क्या है भैया एक्जिमा? बहुत आपने अच्छा टॉपिक, बड़ा हस्बे, वैसे पूरे साल ही रहता है मगर हस्बे मौसम सर्दियों में बहुत होता है। अच्छा, बड़ी शदीद बीमारी, मैं कहा कहते हैं जानलेवा नहीं होती मगर बेचारे लोग ना आप इतनी तकलीफ में रहते हैं यार, तकलीफ में रहते हैं लोग, इतने फ्रस्ट्रेशन में हो जाते हैं। अच्छा, एक हमारे यहाँ देखिए, मैं बड़ा हार्श वर्ड कर ही देता हूँ, यूँ कोई नहीं कर दूँ ना, बिल्कुल, देखिए बड़ी जहालत है। आप यकीन करें, अगर मुझे कोई एक्जिमा है, ठीक है, या एक वर्टिलाइगो फुलबेरी की बीमारी है, तो लोग अच्छा कोई हाथ में लाएगा ना, वो बिल्कुल बेचारा कह वो हमें लग तो नहीं जाएगी, हमें लग तो नहीं जाएगी। तो अच्छा, कोरोना के बाद से और लोग बेचारे थोड़े कि कोई भी चीज़ होती है वो डरते रहते हैं। अच्छा देखिए, एक्जिमा में क्या होता है कि ये
आपको इन विरासत में मिलती है। अक्सर आप देखें छोटे बच्चे होते हैं, एटॉपिक एक्जिमा होता है हमें, नैपी एरिया में बुरा हाल, जॉइंट्स में बुरा हाल, चीक्स। अच्छा, और एक अभी मुझे यकीन करें वीडियो कॉल से खातून अभी इंशाल्लाह जनवरी में आएंगी भी कराची। अच्छा। उनका बच्चा शायद 4 साल का और यूके में रहती हैं। अच्छा, वहाँ पे और जब सर्दियाँ बढ़ती हैं, जब आप हीटिंग करते हैं तो इतनी शदीद बीमारी होती है, लिटरली कंडीशन ये होती है, लोग कहते हैं दिल चाहता, और जो ख़वातीन भी आती हैं हजरात भी, कि दिल चाहता है छुरी हो डंडा हो हम रगड़ दें। लिटरली नहीं। अच्छा, मुझे बताएं कि जो बच्चे या बड़े एक्जिमा का शिकार है, लाइक वो हीटर के पास नहीं बैठे? बिल्कुल बैठे। अच्छा, मगर देखिए एक तो बड़ा आप कोशिश करेंगे, देखिए आप ख़ास तौर पे हर घर में तो ह्यूमिडिफायर नहीं होता, और कराची में तो सर्दी नाम की होती है, तो आप जब सर्दी होती है हीटिंग करना है आपको, एक बड़ा बोल पानी का भर के कमरे में रखें, ठीक है। 2-3 इंडोर प्लांट ज़रूर रखें, थोड़ी सी हाइड्रेशन करें, ठीक है। अच्छा, पहली बात, हर हालत में ना अपनी बॉडी को आप, इलाज तो बात की बात है, पहले इसको नम रखें, मॉइस्चराइज रखें, ठीक है। अच्छा, सेकंड, पानी सर्दियाँ होती हैं फिर भी पिएं। अच्छा, कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल जरूर खाएं, ठीक है। सर्दियों में मछली, हम लोग कहते हैं ना एलर्जी होगी तो मछली बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो अब उसमें वाकई मछली खानी चाहिए? आप बिल्कुल खानी चाहिए। जैसे एलर्जी है और आप उसमें मछली ले रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा देखिए, एलर्जी हम लोग एक बड़ा वाइड वर्ड है ना, इसमें एक्जिमा भी आता है, सोराइसिस भी आता है, फंगल इन्फेक्शन भी आता है जिसको उर्दू में चंबल कहते हैं, दाद भी आती है वही, उसके अलावा अर्टिकेरिया दौड़े जिसको कहते हैं वो भी आता है। उसमें तो नहीं खानी चाहिए, मगर इसमें खानी चाहिए। और पता है इसमें होता क्या है कि कुछ लोग जो बड़े ज़रा, एक तो फैमिली से रन करता है, कुछ लोग बड़े हसास होते हैं, ठीक है, उनको एक्जिमा बहुत होता है। थर्ड, कुछ प्रोफेशंस होते हैं, जैसे कोई ऑफिस में, जैसे फैसल काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे ज़्यादा है या पेपर हाथ में ले रहे हैं, ठीक है, या फिर जैसे कोई साबुन पानी का काम ख़वातीन ज़्यादा करती हैं, बच्चों की नैपी चेंज कर रही हैं, बर्तन धो रही हैं, ठीक है, सफाई ज़्यादा, तो वो बार बार हाथ पैर आपके पानी और डिटर्जेंट्स में जाते हैं, ठीक है। थर्ड चीज़ होते हैं कुछ जैसे शेफ्स होते हैं बेचारे, वो बड़े मजबूर होते हैं कि जो सफाई भी करनी है, प्याज काटनी है, मसालों को हाथ लगाने और डिटर्जेंट को हाथ लगाने। अच्छा, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आप थोड़ा स्ट्रेस आउट होते हैं ना, लिटरली आपका ये फ्लेयर अप हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल। फैसल, अच्छा आप ये देखें, फैसल का मैं अभी हाँ बिल्कुल, क्योंकि वी शुड नॉट शाय ऑफ, बिल्कुल, और काफी अरसे से। अच्छा, बिल्कुल, ये भी मैं बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से कि छोटे उससे स्टार्ट होता है, बिल्कुल, एंड देन वो स्प्रेड हो गया, मतलब पैरों में एक छोटी सी जगह पे हुआ, एंड देन इट्स फ्लेयर्स अप। Yes. बिल्कुल फैसल से लेके हाथ बिल्कुल। और फैसल का देखिए, फैसल में मगर बात ये है, देखिए जूम इन कर लें फैसल के हाथ ना, मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आप देखें कि बिल्कुल मैंने हाथ लगाया और तब इतना क्लोज उसको देखा, जबरदस्त मेंटेनेंस है उसमें। पता है, एक तो क्लीनलीनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज ये हमें कि सफाई हम लोग समझते हैं तो जी कार्बोलिक साबुन से रगड़ दो, नहीं वो नहीं, जितना प्यार से, जितना नरमी से क्रीमी सोप करें फैसल, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़, आप एक तो जैसे फैसल को तो बिल्कुल मेंटेन्ड है, आप एक घर का बड़ा नुस्खा बता रहा हूँ जो आज तो खुद होता है, मगर ख़वातीन हज़रात पूरी वर्ल्ड वाइड, ठीक है, आप खुद घर में कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा। आपने क्या किया, जो आपके घर में एक बड़ी टिपिकल सी चीज़ बता रहा हूँ, या तो बीज वैक्स मिलता है, कराची में एम्प्रेस मार्केट में मिलता है, लाहौर में बानो बाज़ार में मिलता है, पिंडी में राजा बाज़ार में मिलता है, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में। वो आप लाए तकरीबन आधा किलो, ठीक है, पूरी सर्दियों के लिए, ठीक है। बीज वैक्स लेकर आए, अगर वो भी नहीं है तो आपके घर में जो मोमबत्तियाँ पुरानी पड़ी हुई हैं, आपने तमाम जमा की, उसने आपको बिल्कुल चूरा किया, ठीक है, आधा किलो। उसके अंदर आप ऊपर से डालेंगे तकरीबन 1 का ग्लास जितना होता है उतना ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरीन डालेंगे। साथ में एक फार्मेसी से मिलता है, एक 15 ml की बोतल मिलेगी लिक्विड पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, बहुत सस्ती होती है, बहुत सस्ती, बहुत अच्छी, ठीक है। आपने वैक्स डाला आधा किलो, ऊपर से 1 ग्लास आपने ग्लिसरीन डाला, 15 ml आपने लिक्विड पैराफिन किया। उसके बाद ऐड करेंगे उसके अंदर एक छोटी बोतल, बिल्कुल जैसे तकरीबन आप 10 ml की कह लें, चंबेली का तेल, ठीक है, और एक छोटी शीशी आप ले लेंगे पेट्रोलियम जेली, कुछ भी नहीं करना, इनको मिक्स किया आपने और अच्छी तरह पूरी बॉडी पे, जैसे नम होने के बाद जैसे थोड़ा वेट हो फिर लगाएं और क्रीमी साबुन से नहाएं और देसी घी रोजाना खाया करें, 1 चमचा किसी भी तरह, मतलब 1 छोटा चमचा, उससे मोटे नहीं होंगे,
देसी घी से उसको बुलेट कॉफी भी बना के कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये तो आपने बड़ों का बता दिया। जी 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 बिल्कुल। बच्चों में अगर है बिल्कुल, तो वो क्या करें, माएँ क्या करें? देखिए माएँ को बड़ी, एक तो उनको कोशिश करनी है कि जी काउज मिल्क, ठीक है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं आप ऐड करें, उनको सोया मिल्क दे दें, आप उनको बकरी का दूध पिलाएं, गाय का दूध नहीं पिलाना है। अच्छा। ठीक है, उससे फ्लेयर अप होता है। ठीक है। अच्छा बच्चे सर्दियाँ होती हैं, उनको सर्दी बहुत लगती है, तो जब उनको स्वेटर वगैरह पहनाती हैं तो पहले पूरे बॉडी में कॉटन के जैसे अंडरगारमेंट्स हो, बनियान हो, पैंट्स ऐसी हो, ठीक है, बॉडी कवर आप एक कॉटन का पहना, पहले कॉटन की एक लेयर होनी चाहिए। और इन बच्चों का ये खास तौर पे होगा, उनको शूज भी आप पहनाएंगे, कोई भी शूज लें तो आप पहले शूज लेके मोची को देंगे, वो अंदर कपड़े की लाइनिंग करेगा। अच्छा। फिर वरना वहां से स्टार्ट होता है, जैसे फैसल कह रहे हैं, छोटा सा, और टांग से फैल के चीक्स पे, सर पे, आईब्रोज में, चेस्ट पे, और लिटरली खवातीन और बच्चे का ज्यादा, मर्द तो बर्दाश्त कर लेते हैं, खवातीन कहती हैं हम लोग के बीच में रात को उठ के रोती हैं, इतना बुरा हाल है। अच्छा मुझे बताएं खुरम, ये इनहेरिटेड होता है? जी अच्छा। बिल्कुल। अच्छा लाइक अगर माँ को है तो बच्चे को भी हो सकता है, और अगर बाप को है तो वो बच्चे में डिलीवर हो सकता है। देखिए माँ को अगर है, माँ या बाप में से किसी एक को 50% चांसेस है, अगर दोनों को है तो बच्चे में 80% चांसेस है। मगर ये नहीं है कि माँ बाप को होना यकीनी है। हम लोग कहते हैं ना कि नहीं, हो सकता आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर बिल्कुल एक दो जनरेशन स्किप करके एक दो पीढ़ियां पहले हो सकता है, नाना नानी को हो, दादा दादी को हो, खाला खालू को, फुप्पी को, ठीक है, किसी को आप इनहेरिटेंस होती है, और जरूरी नहीं कि इनहेरिटेंस ही हो, 2-3 जनरेशन स्किप हो गई। फिर कुछ आपकी अपनी वो भी होता है कि थोड़ा आप स्ट्रेस्ड आउट ज्यादा रहते हैं, हसास ज्यादा है, नेचर होती है। अच्छा हसास है? मैं बहुत हसास हूँ, ये सेंसिटिव है, इतना सेंसिटिव हूँ मैं। अभी महक ने मुझे कहा कि मुझे अभी खाना है शो के बाद मछली, उन्होंने पहले ही कह दिया था। अच्छा मछली तो मैं इतना हसास हो गया कि मैंने कहा कि शायद आज ना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आज क्यों नहीं होगा? बस इसकी एक वजह है। अच्छा खुरम भाई, ये आपने जो बात की ना, वो नस्ल दर नस्ल, मुझे चीज़ याद आ गई कि अच्छा कॉल आ गई जी, किसकी है? अच्छा जी, रियाज कराची से है जी। मैं अपनी बात तो बाद में रखता हूँ। रियाज भाई बताइए क्या इशू है आपको? अस्सलाम वालेकुम, रियाज खान बोल रहा हूँ मॉडल कॉलोनी कराची से। जी जी रियाज भाई हुक्म करें। खुर्रम भाई कैसे हैं आप, खैरियत हैं? खुर्रम आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी आवाज जरा खोल दें स्पीकर पे, और वो खुर्रम आपकी खैरियत दरियाफ्त करें। जी जी अल्लाह का शुक्र। खुर्रम भाई रियाज खान बोल रहा हूँ मॉडल कॉलोनी कराची से। रियाज खान बोल रहे हैं जी, मॉडल कॉलोनी कराची से। अच्छा समझ आ गया है उनको, खुर्रम को पता चल गया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल रियाज साहब। खुर्रम भाई बड़ी खुशी की बात है, समा जो है आपको दोबारा लेके आए हैं। और मैं अभी एक हॉस्पिटल में बच्ची को लेके गया था, टीवी हॉस्पिटल था बड़ा, तो वहाँ पे मुझे मेरी जो बच्ची है उसके चेहरे पे थोड़े से दाग से हैं, तो उन्होंने मुझे लेडीज मेरे पास आई, और हालांकि वो छोटी बच्ची मेरी निकाब में थी, लेकिन उन्होंने कहा निकाब हटाओ, देखा तो उन्होंने कहा जी एक डॉक्टर होते हैं खुर्रम, तो खुर्रम साहब के पास आप जाएं। तो आज कुदरती खुर्रम भाई का नंबर मैं लेना चाह रहा था लेकिन मिल नहीं रहा था, तो खुर्रम भाई चैनल के तवज्जुह से मुझे टाइम और वो दे दें कि मैं इनके पास आऊं, और मुझे जो है वो खसूसी डिस्काउंट होना चाहिए। ठीक है बिल्कुल ठीक है रियाज भाई। अच्छा अब उनकी बेटी जो है जो विजिट करना चाह रहे हैं, वो कहीं लेके गए थे जी, तो उस हॉस्पिटल ने आपको रेफर कर दिया, तो भाई आप उनको प्लीज टाइम दे दें। बिल्कुल आप आइए। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि आजकल ज़्यादातर अफराद डिप्रेशन और एंजाइटी में हमें नजर आते हैं। ये डिप्रेशन जो है इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लाइक हमें अगर हम इसको कैटेगरी में लेकर आए तो टॉप ऑफ द लिस्ट होता है कि जी आपकी जॉब चली गई है। हमने देखा कि कोविड में बहुत सारे लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठे। इसके अलावा आपकी फैमिली में भी इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फिर फाइनेंशियल इश्यूज कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देते हैं। अच्छा ये जो मेंटली आपकी कंडीशन है ये किसी ख़तरनाक बीमारी के तरफ इंडिकेट तो नहीं करती, लेकिन इससे अगर आप ज़्यादा अरसे तक दो चार रहते हैं तो किसी न किसी संगीन बीमारी में आप मुब्तला हो सकते हैं। लाइक ऐसी कोई बीमारी जिसमें आपको लोगों से खौफ आना शुरू हो जाए, जिसमें आप बात करना छोड़ दें, अकेले रहना आप पसंद करें। अगर मैं ये कहूँ कि हमारी सोसाइटी में हर 5 में से 2 शख्स जो हैं वो डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार होते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। इसमें बहुत सारे लोगों की गलतियाँ होती हैं जो हमारे साथ रहते हैं क्योंकि हम उन्हें शायद सुनना नहीं चाहते। अब इससे हम बच कैसे सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जो हम अपना सकते हैं कि हम किसी को इस चीज़ से बाहर निकाल सकें। इसी पर बात करने के लिए माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोहम्मदा मुताहिर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब आप बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग।
प्लीज़ डॉक्टर साहबा बताएगा कि हमारी सोसाइटी में किसी का भी डिप्रेशन में चले जाना या किसी का भी एंजाइटी का शिकार हो जाना, ये बहुत ज़्यादा एक कॉमन चीज़ हो गई है कि हम फ़ौरन से कह देते हैं यार फलाना बंदा शायद स्ट्रेस में है इसलिए बात करना पसंद नहीं कर रहा। ये जो स्ट्रेस में आप चले जाते हैं, जो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, ये आगे कितना ख़तरनाक हो सकता है किसी भी इंसान के लिए? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा, बेसिकली ऐसा है कि जैसे आपने मेंशन किया कि आजकल हर दूसरा बंदा जो है वो किसी भी मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन चीज़ों का शिकार है। तो बेसिकली इसका जो रूट कॉज है, इसका जो यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट आप कह लें, वो स्ट्रेस से शुरू होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहे हैं। अब स्ट्रेस बेसिकली है क्या? स्ट्रेस ये है कि आप जो भी आपके इर्द गिर्द जो आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, आप उनको जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहे। आपकी बॉडी का, ब्रेन का रिस्पॉन्स है स्ट्रेस बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि आपके एनवायरनमेंट दो तरह के होते हैं। एक आपका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, एक आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। जो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि लोगों के दिल में फियर्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, लाइक पब्लिक के सामने बोलने में लोगों को शाइनेस, एक स्ट्रेस फील होता है, फियरफुल सिचुएशन हो जाती है, या फिर आपके डिफरेंट लोगों के डिफरेंट तरह के ओपिनियंस होते हैं। लाइक कुछ लोग कहते हैं कि मैंने MBA कर लिया है, अब इसके बाद मुझे ये स्पेसिफिक जॉब मिल जाएगी, और फिर लोगों को वो नहीं मिलती, उनकी एक्सपेक्टेशंस उस तरह से पूरी नहीं होती। तो क्या होता है कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इस तरह के हमारे पास आ जाएंगे एग्जांपल्स के, जैसे आपके कोई फैमिली में कोई बंदा बीमार हो गया है लेट्स से, तो आप क्या करेंगे कि आप उस चीज़ का स्ट्रेस लेंगे बहुत ज़्यादा, या फिर वो चीज़ कभी कभी आपके यानी कि मूड पे, आपके मिजाज पे, आपके बिहेवियर्स पे इस कदर इफ़ेक्ट करती है कि आप उस वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के डिसऑर्डर्स की तरफ जाते हैं। लाइक स्ट्रेस है तो स्ट्रेस अगर प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, अगर स्ट्रेस ज़्यादा लंबे अरसे तक रहेगा और उसका कोई ट्रीटमेंट, कोई कुछ नहीं आप करेंगे, उसको क्योर नहीं करेंगे, मैनेज नहीं करेंगे, तो वो चीज़ आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों में जा सकती है। इवन मुख्तलिफ़ किस्म के मेंटल डिसऑर्डर सच एज़ पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आप जिसे कहते हैं, जो भी कोई भी ऐसे ट्रोमेटिक इवेंट के बाद आपको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है और वो प्रोलॉन्ग यानी कि क्रॉनिक हो जाती है वो, तो उसको हम जो है वो स्ट्रेस से ही रिलेटेड होती है, वो उसको हम डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीज़ों की तरफ वो आगे जाती है। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, स्पेशली इन यंग जनरेशन, क्योंकि देखिए आजकल जैसे हमारी जनरेशन है वो अपने आप को बहुत चीज़ों में ऑक्यूपाई किया हुआ है उन्होंने, मुख्तलिफ़ किस्म के एरियाज़, अपने पढ़ाई का स्ट्रेस है, आपको जॉब का स्ट्रेस है, आगे फ्यूचर का, करियर का स्ट्रेस है कि आगे क्या करना है आपने लाइफ में, फिर उसके बाद आपको फैमिली की तरफ से कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, कभी बहुत ज़्यादा आपको जो है ना प्रेशर होता है। तो इस तरह की सारी जो सिचुएशन होती है ना, वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जाती है। अगर उनको आपने टाइमली मैनेज नहीं किया या आपने मैनेजमेंट उसकी नहीं सीखी, तो वो आगे आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिवियरिटी की तरफ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ख़ास तौर पे आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है वो बहुत जल्द हिम्मत हार जाती है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स टुवर्ड्स, क्योंकि देखें स्ट्रेस आपको वन फाइन डे उठ के नहीं आ जाता, ठीक है, एक लंबा प्रोसेस होता है। यू कीप ऑन एब्जॉर्बिंग, आप एब्जॉर्ब करते रहते हैं और करते रहते हैं, देन यू डोंट वेंट इट आउट, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ख़ास तौर पे जो हमारी यंग जनरेशन है, मैं चाहूँगा हम यकीनन इस पर बात करते हैं कि क्या चीज़, बट हम वी शुड मोटिवेट देम एज वेल। नाउ वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हम अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं कि अगर कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई मसला आ रहा है, तो रादर देन उसको हम अपने सर पे थोपते रहें, लेट्स वर्क इट आउट, लेट्स टॉक इट आउट, हम वो कौन से तरीक़े हैं जो कि इन चीज़ों से निकल सकते हैं? अच्छा, ऐसा है कि यंग जनरेशन का जैसे आपने मेंशन किया कि वो बहुत जल्दी जो है वो हिम्मत हार जाते हैं, एंड एज़ यू सेड कि उनको कोई ना कोई यानी कि मोटिवेशन होनी चाहिए कि जिससे वो बच सकें, इवन इन ओल्डर पीपल एज़ वेल। तो यंग जनरेशन का ये है कि आजकल इतना सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं है और बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा जेलसीज़ हैं, और इस तरह का है इन्वायरमेंट कि आप एक रेस में लगे हुए, हर बंदा जो है वो आगे बढ़ने की रेस में, और वो ये नहीं कि आप एक
दूसरे करें, एक दूसरे को पॉजिटिवली यानी कि आप सपोर्ट करें। इधर जो है वो खींचातानी है, यानी कि आप एक दूसरे को पीछे खींच के आगे बढ़ना चाह रहे होते हैं। एंड देन फैमिली का बहुत बड़ा इसमें मेजर रोल है कि हमारी जो फैमिली है ना वो कई दफ़ा इतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। कुछ बच्चों की, कुछ यंग जनरेशन की फैमिलीज इतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप कर देती हैं कि लेट्स से अगर मिसाल के तौर पे बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर स्कूल में हैं तो उनके ग्रेड्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर होगा। और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की यानी कि फ़ैमिली में डिसफंक्शनल फैमिली है लेट्स से कि अगर माँ बाप की नहीं बनती या कई जो है सिंगल मॉम्स होती हैं, सिंगल डैड्स होते हैं, तो उन लोगों के केसेस में क्या होता है कि बच्चों के ऊपर सारा प्रेशर आ जाता है। और आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमने अपने आप को डिफरेंट किस्म की चीज़ों में ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो उस वजह से ये है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे, हम ऑर्गेनाइज नहीं है बेसिकली। सही। तो मैनेजमेंट की अगर बात करें जैसे आपने मेंशन किया, तो उसमें यह है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की कोपिंग स्ट्रेटजी सीख सकते हैं। अब मैनेजमेंट में सबसे पहले तो ये चीज़ आ जाती है कि हम अपना बेसिक जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि हम अपना एटलीस्ट रूटीन, एक स्केजुअल सेट करें। आजकल के बच्चों का स्केजुअल कोई सेट नहीं है, रातों को लेट जाग रहे हैं, उसके बाद सुबह जो है वो देर तक सो रहे हैं, अगर घर से बाहर हैं तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक बाहर ही घूम फिर रहे हैं। कोई प्रॉपर स्केजुअल हर चीज़ का एक सेट नहीं है कि किस तरह से आपने लाइफ को आगे लेके चलना है। फिर ऑर्गेनाइज्ड कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड अगर आप अपनी लाइफ को लेके चलेंगे कि एक सोने का एक ये टाइम है, मेरी पढ़ाई का, लाइट से मेरी जॉब का ये टाइम है, मैंने फैमिली को इतना टाइम देना है, एंड देन आपका कोई एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है, कई लोगों की फैमिली में इतने लोग ऐसे नहीं होते जो अंडरस्टैंड करें, जो आपको उस तरह से मोटिवेट करें। तो आपने कोई ऐसा मोटिवेशन अपना ढूंढना है, ऐसा कोई सपोर्टिव इन्वायरमेंट ढूंढना है। वो आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर, कोई कज़न, कोई आपके वैसे भी कोई यानी कि काउंसलर आप कह लें या कोई टीचर वगैरह कह लें। एंड स्पेशली मैं इस बात पे एम्फेसिस करूँगी कि आप जो इस तरह के मसाइल हैं ना, नफ्सियाती मसाइल हैं और जिनका आपको पता है कि ये आगे चल के क्रॉनिक हो सकते हैं या आपको जिनका इतना ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं आती करनी, तो आप उसके लिए एक प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाएं। लाइक आप साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, आप उनसे जो है वो कंसल्ट करें रादर देन आप खुद ही वो गूगल डॉक्टरी करने के बजाय आप इन चीज़ों की तरफ अगर जाएँ तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहबा, इसमें जो एक मेन चीज़ है, कभी कभी हमें ये लगता है कि शायद जो सामने वाले का किरदार है मेरी नज़र में वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक अगर मैं डिप्रेशन में हूँ तो जो मेरे साथ रहते हैं वो मेरे बहन भाई हैं, ये मेरे मियाँ हैं, मैं उम्मीद रखूँगी उनसे, उनसे ये चाहूँगी कि वो एक अच्छे लिसनर साबित हों। कभी कभी हम अपना किरदार अदा नहीं कर पाते अच्छा लिसनर होने में। मैं चाहूँगी आप इस पे भी बात करें कि लोगों को अगर हम चाहते हैं कि जी कोई हमारी बात सुने तो हमें खुद भी एक अच्छा लिसनर होना ज़रूरी है। एग्जैक्टली यही चीज़ है कि आजकल ना हम बस सुनाना चाहते हैं, हम किसी की सुनना नहीं चाहते। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है लोगों को, हमारे इर्द गिर्द के माशरे को, लोगों को, कि हम किसी को सुना नहीं पा रहे, हम सब बस अपना बोलते जा रहे हैं। तो बेसिकली ये चीज़ हम लोग अपने जो हमारे सेशंस होते हैं उनमें हम ये सिखाते भी हैं कि आपने सिर्फ सुनानी नहीं है, आपने सुननी भी है। यू शुड बी अ गुड लिसनर, कि आपके इर्द गिर्द के लोग आपके साथ अपना कथारसिस कर सकें, आपके साथ वेंट आउट कर सकें, अपने अंदर जो उनके परेशानी चल रही है, उनके माइंड में कुछ है, कोई चीज़ शेयर करनी है, कोई दुख है, तकलीफ है, खुशी है, तो वो आपको सुना सकें। आप उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बने, बजाय ये कि आप से वो भागना शुरू कर दें कि यार ये तो सुनेगा ही नहीं बंदा। तो ये चीज़ है और ये हमें ये लैकिंग है बहुत ये चीज़ कि हम लोग सुनना नहीं पसंद करते, हम सिर्फ बोलना पसंद करते हैं कि मैं बस अपनी सुना दूँ, अगला जो मर्ज़ी फील कर रहा है, जो मर्ज़ी सोच रहा है, जिस मर्ज़ी सिचुएशन में है, तो उसको हम इतना बॉदर नहीं कर रहे होते। तो ये चीज़ मैं इधर बहुत इस चीज़ पे फोकस करूँगी कि आप लोग जो है वो जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी आप सुने कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। और एट टाइम्स ये होता है कि लोग ना, कुछ लोगों का तरीक़ेकार नहीं होता कि वो बोल के बताएं कि उनको क्या मसला है। तो वी शुड फील कि आप अगला जो बंदा है आपके सामने है वो किस तरह से फील कर रहा है, उसका मूड कैसा है, वो बात करने के मूड में है या नहीं है, वो अपने आप
की जो परेशानी है वो शेयर कर रहा है या वो अपने अंदर ही रख रहा है। तो हमें इन चीज़ों को ना थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऑब्ज़र्व करें कि हमारे इर्द गिर्द के लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ये आजकल जो सुसाइड्स हो रही हैं या फिर इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हो रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं या फिर और मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो उसका मेन रीज़न ये भी है कि हम लोग नहीं देखते कि अगला बच्चा जो है या बंदा है वो फील क्या कर रहा है, वो अंदर से हमें अगर शेयर नहीं समझने की कोशिश नहीं करते। अगर हम सामने वाले को समझ जाएं तो मेरे ख्याल से उसका और हमारा मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। बेहद चुके डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थी और ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों पर नज़र रखें कि क्या उनके मामूलात ज़िंदगी में तब्दीली और इस तब्दीली की क्या वजह आप तो नहीं बन रहे। अच्छा जी, अभी हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर मज़ीद भी आपसे बातें करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो मालूमात हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है, कीमती ज़रिया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब बहुत सारे कम लोग हैं ऐसे जिन्हें इसका आइडिया है। अब इतनी तरक्की हो चुकी है कि जो हमारी यंग जनरेशन है उन्हें पता चल जाए कि आपका जो तालीम हासिल करने का ज़रिया है वो कौन सा प्लेटफॉर्म है। मगर फिर भी जो देहातों में रहने वाले लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिन्हें मोबाइल अभी उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना आया, उनके लिए बड़ा ज़रूरी हमने सोचा कि ये सेगमेंट है तो बताया जाए उन बच्चों को कि भाई आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम के इस्तेमाल से फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर सना शाहिद फैसल हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा जी, जब भी हम बात करते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, हम बात करते हैं जी एंटरटेनमेंट पर्पस या कंटेंट क्रिएशन एंड ऑल, लेकिन पूरी दुनिया इससे कैसे इस्तेफादा कर रही है और हम क्या कर रहे हैं अगर हम एजुकेशन पर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो? व्हाट्सएप के हवाले से मैंने जो पीएचडी का जब अपना थीसिस किया था तो उस वक्त ये एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में मकबूल नहीं थी। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा बेसिक पर्पस यही था कि हम व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तालीम और उनकी चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप किया था जिसके अंदर मैंने ये देखा था कि कुछ स्टूडेंट्स को मैंने क्लासरूम के ज़रिए पढ़ाया था और कुछ स्टूडेंट्स को मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप के ज़रिए पढ़ाया था। अच्छा। तो उनकी वोकैबुलरी में, उनके कॉन्फिडेंस में, उनकी लिखने की सलाहियतों में काफ़ी जो है वो इजाफा उस वक्त में डिफरेंस फील हुआ। उसके हिसाब से फिर मैंने कुछ डिफरेंट जो टीचिंग प्रोग्राम्स हैं उनको बाकायदा तरतीब दिया। जो कि कोविड-19 में पैंडमिक, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूँ पेशे से भी, तो फिर मैंने एक बाकायदा पूरा एक टीचिंग प्रोग्राम जो है वो बनाया था, डिज़ाइन किया था, जिसके ज़रिए मैंने स्टूडेंट्स को कोविड-19 के दौरान पढ़ाया। लेकिन ऑब्वियसली जैसे जैसे चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, 2009 के अंदर व्हाट्सएप आया था, तो टेलीग्राम 2013 के अंदर और बहुत सारे फीचर्स के साथ जो है मंजर आम पर आया। उसके बाद उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अभी बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी हमारी यंग जनरेशन है, उनको उसके फ़ीचर्स और फंक्शंस के बारे में इस हद तक आगाही नहीं है जितना मैं समझती हूँ कि होना चाहिए। और अगर हम स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर अगर हम इन इंस्टेंट मैसेजिंग टूल्स का इस्तेमाल जो है ज़्यादा करेंगे तो आई बिलीव कि हम बहुत सारे अपने मसाइल पर, लाइक हमारा जो एक इकनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन तमाम चीज़ों की जो कमी है इसको हम इंस्टेंट मैसेजिंग की सूरत में पूरा कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने एक चीज़ देखी कि जब कोविड था तो ऑनलाइन पढ़ाई का बड़ा रुझान था ना, मतलब क्लासेस आपकी ऑनलाइन चल रही थी। उसके बाद लोगों को इस हवाले से समझ आया कि अच्छा आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि मैंने खुद विटनेस की कि मैं बहुत सारे पेरेंट्स जिनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा जी कि बच्चा ऑनलाइन वैसे नहीं पढ़ता जितनी तवज्जो से वो क्लास में पढ़ रहा होता है। क्यों जी कि अगर आप घर में बैठ के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चा उछलता कूदता रहता है, कभी उसका ध्यान किसी तरफ होता है, कभी किसी, लेकिन क्लास में होता है जी कि वो क्लास में पढ़ रहा है और क्लास में पढ़ने से उसकी जो तवज्जो है, टेंशन है, वो एक ही तरफ रहती है। तो जैसे आपने कहा कि आपने एक्सपीरियंस किया कि बहुत सारे बच्चों को आपने व्हाट्सएप पर पढ़ाया और बहुत सारे बच्चों को आपने क्लास में आपने बच्चों को पढ़ाया। तो ये जो पेरेंट्स की समझ में बात नहीं आती, वो कहते हैं तालीम वही है जो आप क्लासरूम में बैठ के लें, ये चीज़ आप कैसे समझाएंगे? मैं समझती हूँ कि हमें एक ऑब्वियसली एक जो एक टीचर का रोल है, एक गाइडेंस जो देता है उसका जो रोल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके सर के ऊपर कोई मेंटोर नहीं बैठा हुआ होगा तो ऑब्वियसली जो भी बच्चा, भले आप उसको क्लासरूम में पढ़ाएं, भले आप उसको इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू पढ़ाएं, तो जो है वो ऑब्वियसली उसकी तवज्जो इधर उधर हो सकती है। लेकिन जो हमारे पास जो फीचर्स हैं, लाइक अगर मैं टेलीग्राम की बात करूँ तो इसमें हमें बोट्स का ऑप्शन मिलता है। टेलीग्राम बोट्स के अंदर डिफरेंट रोबोट्स होते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर के तौर
तौर पर आप के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लुक आफ्टर कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि वो कहाँ मौजूद हैं, क्या कर रहे हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी टेक्निक्स हैं कि जिनके ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी कंसंट्रेशन जो है वो क्लास में है या नहीं है, या वो जिस जगह मौजूद हैं उस तरफ है या नहीं है। ऑब्वियसली यूज़ करने का तरीका है, जब टीचर्स को भी ठीक से पता होगा कि कैसे इस्तेमाल करना है, स्टूडेंट्स को भी पता होगा, तो इस चीज़ पर काबू पाया जा सकता है। डिस्टेंट लर्निंग जो है पूरी दुनिया में अब हो रही है, ख़ास तौर पे हमारे जैसे मुल्क में जो ऑलरेडी इकोनॉमिकली इतना बेहतर नहीं है, रिसोर्स कंप्रेस्ड हम कंट्री हैं। अब ऐसे में एक बच्चा जो कि कराची में बैठा है उसका भी राइट टू एजुकेशन वही है जो एक बच्चा थर में बैठा है। बिल्कुल ऐसा ही। हम इन ऐप्स के ज़रिए कैसे उस तक, क्योंकि पूरी दुनिया क्या कर रही है डिस्टेंट लर्निंग पे, मैं चाहूँगा कि आप उस पर भी बताइए, और हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। बिकॉज हमने देखा कि टीचर्स को ही कोविड के टाइम पे माज़रत के साथ उनको चीज़ें करना नहीं आ रही थी व्हेन इट केम टू डिस्टेंट लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन। तो हम कैसे इसको आगे लेके बढ़ सकते हैं? इसको आगे लेके इस तरीके से बढ़ा जा सकता है कि हम अगर सबसे पहले मैं इसकी बात करूँगी कि जो ग्लोबल ट्रेंड चल रहा है, ऑब्वियसली हम 2009 के अंदर जब व्हाट्सएप आया था तो उसके बाद उसको इस्तेमाल करने के तरीक़ों से बहुत सारे लोग नावाकिफ़ थे। अब उस वक्त की बनिस्बत जो है वो काफ़ी इस चीज़ में चेंज हो गई हैं। व्हाट्सएप के जो मंथली यूज़र्स हैं वो 2 बिलियन से एक्सीड कर गए हैं। लेकिन अगर मैं टेलीग्राम की बात करती हूँ तो 2013 में जब टेलीग्राम आया था तो उसको पाकिस्तान में उस लिहाज से पज़राई नहीं मिली, बिकॉज़ व्हाट्सएप को बहुत हद तक जो है वो लोगों ने इसका इस्तेमाल करना अब जो है वो इस हवाले से थोड़ा सा फिक्रमंद है कि वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड जो मैसेजेस हैं वो समझते हैं कि प्राइवेसी काफ़ी कंसर्न है। इसकी वजह से बहुत सारी ऑडियंस अब जो ग्लोबल ट्रेंड है वो टेलीग्राम पे शिफ्ट हो रही है। टेलीग्राम की तरफ मूव होने की एक जो बेसिक बुनियादी वजह है वो यही है जो कि अभी आपने कहा कि जो थर में रहने वाला बच्चा है ऑब्वियसली उसके पास जो है वो डेटा, इंटरनेट डेटा कंजम्पशन जो है वो उस हद तक नहीं कर सकता जितना कराची में एक बैठा हुआ बच्चा कर सकता है। तो टेलीग्राम एक स्टूडेंट को इस तरीके से फैसिलिटेट करता है कि आप एक एप्लीकेशन के अंदर रहते ही जो इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइक टेलीग्राम चैनल्स हैं, टेलीग्राम बोट्स हैं, उसके ज़रिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन खोलने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आप जीमेल उसी के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, आप यूट्यूब से कोई वीडियो करनी है उसी के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम में आप जो है वो 2 GB तक का डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईज़िली, आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। सारी चीज़ों के लिए आपको जो है वो ज़्यादा इंटरनेट डेटा रिक्वायर्ड होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम टेलीग्राम, अगर हम अपनी कंट्री के हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से देखें तो मैं समझती हूँ कि अगर हम टेलीग्राम को थोड़ा सा प्रमोट करें तो ऑनलाइन एजुकेशन के पर्पज़ के लिहाज से तो ये और बेहतर हो सकता है। कम्युनिटी फीचर जो है इसका क्या किरदार है? कम्युनिटी फीचर अभी रिसेंटली आई गेस नवंबर में इंट्रोड्यूस किया है व्हाट्सएप ने, जो कि उसने टेलीग्राम से ही इंस्पायर होके और इंट्रोड्यूस किया है। बेसिकली जो कम्युनिटी फ़ीचर है इसके अंदर हम डिफरेंट ग्रुप्स को, जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं उनको हम कंबाइन करके, और अगर हमें कोई अनाउंसमेंट करनी हो या कोई उनको कोई चीज़ें शेयर करनी हो तो उसको कर सकते हैं। बेसिकली इस कम्युनिटी फ़ीचर के अंदर हम एक बड़ी कम्युनिटी को बना सकते हैं जिसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करके हम एक साथ उनको ऑपरेट कर सकते हैं। एक साथ ऑपरेट करने के साथ साथ इसमें ये भी फ़ीचर है कि जितने भी ग्रुप्स हैं उनके इंडिविजुअल्स जो हैं मॉडरेटर भी हो सकते हैं जो कि उस ग्रुप्स को जो है खुद लीड कर रहे होंगे। सही। अच्छा डॉक्टर साहबा, हमने अक्सर देखा कि बिज़नेस ग्रुप्स बनते हैं, मतलब उससे क्या कोई फ़ायदा होता है, कोई उससे अर्निंग होती है, वो किस लिए बनाए जाते हैं? आप अगर मैं ये कहूँ कि जी मैं एक बिज़नेस ग्रुप बनाना चाहती हूँ, उससे मुझे क्या फ़ायदा है? व्हाट्सएप बिज़नेस ग्रुप से सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो तो ये है कि आपको फ़िज़िकल स्पेस की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कस्टमर से 24 आवर्स जो है वो कनेक्ट रह सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें एक अच्छा फ़ीचर व्हाट्सएप का ये भी है कि इसमें आप ऑटोमेटिक मैसेज जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि जैसे ही आपका कस्टमर आपको एक मैसेज करेगा आप एक ऑटोमेटिक रिप्लाई सेट कर सकते हैं कि जो कि आपको वो रिप्लाई बैक करेगा। दूसरा, आप अपना इमेजेस, अपने वीडियोज़, अपने प्रोमोस डायरेक्टली आप कस्टमर्स की जो क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। और जब हम फ़िज़िकली चीज़ों को देख रहे होते हैं और फिज़िकली कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उसमें टाइम कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है। आजकल इस डिजिटल दौर में बहुत सारे लोगों के पास ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं है कि वो फ़िज़िकली किसी चीज़ के लिए जाएं और जाके उसको परचेज़ करें। तो व्हाट्सएप जो है इस लिहाज से काफ़ी अफोर्डेबल टूल है बिज़नेस के लिए कि जो छोटे छोटे घरों के अंदर जो इवन जो ख़वातीन हैं वो भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सा बिज़नेस जो है प्रमोट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, यू केम। और यकीनन हमें इन फीचर्स ये कि एजुकेशनली बल्कि इकोनॉमिकली भी फ़ायदा उठाना चाहिए। दुनिया तो यही कर रही है। आपको चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे।
हम तुमको ख़बर होने तक। उर्दू ज़बान के अजीम तरीन शायर मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की आज 225वीं सालगिरह मनाई जा रही है। मिर्ज़ा गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए थे। जी हाँ, वही आगरा, मशहूर आगरा जो अपने हुस्न की वजह से, ताजमहल की वजह से जाना जाता है, लेकिन बहुत सौ को शायद ये नहीं पता कि वहाँ पे उर्दू अदब का हुस्न भी जन्म ले चुका है। गालिब शुरू में फ़ारसी में शायरी करते थे, ताहम आगरा से दिल्ली आ बसने के बाद उन्होंने उर्दू में भी शायरी की। मिर्ज़ा गालिब और उर्दू शायरी एक ऐसा नाता, वो एक ऐसा असासा जो सारी ज़िंदगी खर्च करने पर भी शायद ख़त्म ना हो। गालिब ने मुतादिद किताबें लिखी, गालिब पर मुतादिद किताबें लिखी जा चुकी हैं, जिनमें दीवान गालिब, आपके खतूत, शरह दीवान गालिब और कुल्लियात मकतूबात वग़ैरह शामिल हैं। गालिब तो जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं, लेकिन जब तक उर्दू ज़िंदा है उनका नाम भी दायम रहेगा, कायम रहेगा। चलें जी, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। कहते हैं ना कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता, तो इस चीज़ को सच बहुत से लोग कर दिखाते हैं। एक बार फिर इस चीज़ को सच कर दिखाया लाहौर की एक फैमिली ने। अभी उन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। ये गाड़ी पर, ठीक है, अभी आप कह रही थी कि यहाँ से वहाँ जाना इतना महाल हो रहा है। हाँ। ये देखें, इन्होंने गाड़ी पर, अच्छा यहाँ से वहाँ जाना इतना महाल हो रहा है, आप पूरी पीछे की स्टोरी बताइए ना। नहीं, मैं बताती हूँ। सॉरी, नहीं, 5000 मील का सफ़र तय किया है, 5000 माइल्स उसका सफ़र तय किया है। 18 दिनों में ये लाहौर पहुँचे हैं जी। कहाँ से पहुँचे हैं? 12 ममालिक से होते हुए बागों के शहर जो हैं ये पहुँचे हैं। और इस फैमिली से तो पहले आयशा अता मिलवा रही हैं, फिर शो में इनसे बात भी करेंगे। आज मैं आपकी मुलाकात फैमिली के साथ करवाने जा रही हूँ, जो 10,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके लंदन से लाहौर पहुँचे हैं। और हैरानकुन बात यह है कि ये बाय रोड जो है वो लाहौर पहुँचे हैं। इनका ये सफ़र कैसा गुजरा, आइए इन्हीं से जानते हैं। गाड़ी मेरी 2004 की है। सफ़र किया था मैंने अपनी वाइफ के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ। कल्चर्स, डिफरेंट फूड और हर चीज़ देखते हुए गए हैं। खाने पीने के लिहाज से भी हमें कोई ट्रबल नहीं हुआ। इसको हॉलीडेज़ पैकेज के तौर पे लिया और बहुत रिलैक्स और अच्छी अच्छी जगहों पे स्टे करते हुए बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में से गुज़रे, और स्पेशली टर्की एंड ईरान। जाते हो आप एक स्पेसिफिक जगह पे जाते हो, आप उधर ही रहते हो, उधर आप एक्सप्लोर करते हो, लेकिन एक आपका लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है। तो रोड ट्रिप में इस तरह ट्रैवल करने से आप बहुत सी एरियाज़ को एक डिफरेंट तरीके से देख सकते हो। एक पासपोर्ट है गाड़ी का, उसके तहत इस गाड़ी को लाजमी तौर पे वापस जाना चाहिए जिस कंट्री से वो इशू हुआ। तो ये गाड़ी की जो वो कहने लिमिट है वो 12 जनवरी तक है। 12 जनवरी तक इसको यूके वापस पहुंचना चाहिए। तो हम इसी पे ही ट्रैवल करके इंशाल्लाह अगले 2-3 दिनों में शुरू करेंगे, ताकि हम सेफली 12 जनवरी से पहले वहाँ पहुँच जाएँ। चलें जी, ये हमने आपको दिखाया। अच्छा, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मुझे अभी भी फैसल की बात का जवाब देना है कि मैंने फैसल से कहा था मेरे लिए ट्रैवल करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इस लाहौर में स्मॉग बहुत ज़्यादा है। अब जवाब दे दिया, तसल्ली आ गया। अच्छा जी, अब हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है जाफ़र मोहम्मद, इसके अलावा रिजवाना जामी, जिन्होंने 5000 मील का सफ़र तय किया गाड़ी पर। खैर, अब हम इनसे जानते हैं कि जो सफ़र तय किया है इसमें कितना खर्चा आया, कितना पेट्रोल इस्तेमाल किया, क्योंकि आप दोनों से इंस्पायर होकर अब बहुत सारे लोग ये चाहेंगे कि हम लोग जो है वो इस तरह का सफ़र करें। सो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जाफ़र साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। मुझे ज़रा बताएं कि कितना पेट्रोल इस्तेमाल किया और ये सफ़र क्या आसान था, मुश्किल था? कहाँ कहाँ से होते हुए आप आखिरकार जिंदा दिलाने लाहौर पहुँचे? वालेकुम सलाम। ये पेट्रोल वाइज हमने जो है 830 लीटर यूज़ किया। okay. और ये डोर टू डोर था। और जब इसको हमने कैलकुलेशन की तो पाउंड्स में 787 पाउंड्स का पेट्रोल यूज़ हुआ। तो कंट्रीज़ वाइज हम 12 मुल्कों से गुजरे। पहले जब हम यूके से निकले हैं तो फर्स्ट एंट्री हमारी फ्रांस में हुई है। उसके बाद हम गए बेल्जियम, उसके बाद नेदरलैंड्स से हम गए जर्मनी,
ठीक है। जर्मनी के बाद ऑस्ट्रिया, ओके, ऑस्ट्रिया के बाद स्लोवेनिया, फिर क्रोएशिया, सर्बिया, बल्गारिया, टर्की, ईरान और फिर हम पाकिस्तान में एंट्री किया। सर ये जो आपने मुझे बताया तखमीना 800 पाउंड्स आपका फ्यूल में लगा, दैट्स यानी कि आना जाना या एक साइड का? ये सिर्फ वन वे है। वन वे, ओके, अच्छा। और सर 18 दिन में आपने ये पूरा किया है? हमने 3 नाइट्स एम्स्टर्डम में स्टे किए, ठीक है, और हमने 2 डेज़, एक दिन टर्की में कोई ड्राइविंग नहीं की और एक दिन ईरान में कोई ड्राइविंग नहीं की। तो एक्चुअल रोड टाइम जो है वो 13 डेज़ का है। 13 डेज़। तो पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से मैं अगर ये कन्वर्ट मैंने किया है तो 2,20,000 रुपये बन रहे हैं एक साइड के। अगर आज जाके आप टिकट चेक करें एक जगह से दूसरी जगह का, तो 1.5 लाख से कम तो सर टिकट नहीं है फ़िज़ाई। तो एक तो आपने माशाल्लाह कमाल यहाँ पे जो है वो बचत की है। एंड अगर मैं इसको डेली भी, मैं ज़रा डेली भी कैलकुलेट करता हूँ, तब तक आप ज़रा अगला सवाल करें। अच्छा रिजवाना साहबा, मुझे ये बताएं कि कौन कौन था फैमिली में मौजूद? इस एक गाड़ी में इजीली एडजस्ट हो गए आप लोग? कितने लोग थे जिन्होंने सफ़र किया? हम टोटल 4 लोग थे। अच्छा। मेरे हस्बैंड और जाफ़र और इसकी वाइफ इशम जो मेरी बेटी है। ठीक है। तो थ्रू आउट हम 4 ही रहे हैं इसमें। अच्छा, और ये बताएं मैम कि ये ख़र्चा इक्वली चारों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है? वरना होता ये है कि अगर 2 फैमिलीज आ रही हैं तो उनके सरबराहान इन्हें पे करना होता है, तो यहाँ भी मेरे ख्याल से यही हुआ होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ। वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जब आपने ये सफ़र शुरू किया उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था? और बहुत सारे लोग ये जानने में बड़े इंटरेस्टेड होंगे कि यहाँ एक मुल्क से दूसरे मुल्क का वीज़ा इतनी मुश्किल से मिलता है। हाँ। सर, जब आप बाय रोड ट्रैवल, हमने अपने प्लेटफॉर्म से जो बाइकर्स होते हैं उनसे भी इंटरव्यू किया, मेरा उनसे ये सवाल होता है, ये मुल्क से मुल्क तक का वीज़ा अप्लाई करना, ये कैसे तमाम तर मामला करते हैं आप लोग, ये बताइए। ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स को टर्की तक वीज़ा नहीं चाहिए। ओके, सही है। तो पहले टर्की का था ऑनलाइन, अब वो भी मतलब वीज़ा वेव हो गया है। अच्छा। तो हमारे केस में सिर्फ ईरान का वीज़ा में ऑब्टेन करना था, और जो गाड़ी का ड्राइवर है उसको पाकिस्तान का भी वीज़ा ऑब्टेन करना था, क्योंकि जो ड्राइवर है वो पाकिस्तानी, वो बेसिकली फॉरेन नेशनल होना चाहिए गाड़ी अंदर लाने के लिए। अच्छा, ऑल राइट। चले, एक चीज़, हाँ, हम तो एज अ पाकिस्तानी सोचते हैं ना, हमारे पासपोर्ट की सर अल्हम्दुलिल्लाह वर्थ ऐसी कि हमें बार बार सोचना पड़ता है, यार मैं इस मुल्क का लगाऊंगा तो मुझे इतने दिन करने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग। अच्छा रिजवाना साहिबा, मुझे ये बताएं, क्योंकि अमूमन ख़वातीन को दौरान सफ़र थोड़ा ये होता है कि यार इतना लंबा सफ़र है, नहीं हो सकता, मतलब अमूमन जो है ख़वातीन बचती हैं ज़्यादा सफ़र करने से, तो क्या इस तरह की किसी परेशानी का, या फिर आपकी तरफ से ये आइडिया दिया गया था? ये आइडिया बेसिकली चारों लोगों में से था किसका कि बाय रोड हमने सफ़र करना है? बाय रोड सफ़र का आइडिया बेसिकली तो जाफ़र का था। अच्छा। और ये पहले भी एक कर चुका है। अच्छा। फिर ईशम मेरी बेटी भी ऑब्वियसली वो भी तैयार हो गई, इन्होंने फिर हमसे पूछा, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम वैसे ही काफ़ी टूरिस्ट हैं, हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, जाते ही रहते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। सही, ज़बरदस्त। तो हमारे लिए तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हम फैमिली के साथ ट्रैवल करेंगे। सही, एग्जैक्ट। इस तरह से आइडिया इनका था, हम फौरी तौर पे तैयार हो गए और बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई। मैं यही कहूँगी कि ये बहुत ही हमारा ज़बरदस्त ट्रिप था इस एंगल से कि हैसल फ्री था। मैंने और जामी ने बहुत इंजॉय किया। हमें अपने बच्चों पे चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। ये टेक्नोलॉजी का यूज़ और बहुत सारी चीज़ें इतनी क्विक और अच्छी करती हैं, और इन्होंने कहाँ कहाँ स्टे करना है, क्या फूड लेना है, हम बिल्कुल एब्सोल्युटली हमने एंजॉय की थ्रू आउट। मैम, यही होना यही चाहिए कि आप विदाउट प्लानिंग अगर जाएंगे तो मसले मसाइल होंगे, बट अगर आप प्लान के साथ जाएंगे तो। अच्छा जाफ़र भाई, मैं तो चाहूँगा कि कोई एक ऐसा मेमोरेबल वाक़या जो हुआ हो, और क्योंकि वक्त की कमी है मैं चाहूँगा मुख्तसरन ये भी बताइएगा, इस तरह के जब सफ़र शुरू करते हैं व्हाट आर द की थिंग्स जो आपको पहले से अपने जहन में या अपनी गाड़ी में रखनी होती है इतने लंबे सफ़र के लिए, क्योंकि आपको कंट्री टू कंट्री आपने ट्रैवल किया है, वेदर में मुख्तलिफ मिला होगा। हमने मेनली समर में ट्रैवल किया है, तो वेदर काफ़ी अच्छा रहा था
गाड़ी में आपको करेंसी जो है रखना ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशली ईरान में जो कार्ड्स होते हैं दूसरे मुल्क के, वीज़ा, मास्टर कार्ड, वो ईरान में नहीं चलते, उनका अपना ही सिस्टम है। तो मेनली US डॉलर्स और यूरोस साथ होने चाहिए आपके, और खाने पीने की इतनी चीज़ें होनी चाहिए कि आपको कोई डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो आप तब तक कर लें। सही सही ठीक। और जाफर भाई आखिर में सिर्फ ये बता जाएं कि आपका ट्रैवल टाइम कितना होता था? लाइक बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे हैं ना कि बस ट्रैवल ही करते रहे, घूमा क्या, तो आपने इस चीज़ को कैसे मैनेज किया कि मुझे कितनी देर गाड़ी चलाई, कितनी देर घूमा? हाँ, कितनी देर रेस्ट किया, कितनी देर घूमा? बिल्कुल, हमने डेली बिटवीन 7 to 10 आवर्स की ड्राइव रखी है। तो हम सुबह काफ़ी जल्दी निकल जाते थे, और मेनली बिफोर मतलब अंधेरे तक हमने एक ही दिन था जो हमने अंधेरे में ड्राइव किया, उसके अलावा हमने अंधेरे में ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं की। अच्छा। हमारा एम यही होता था कि डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं जब थोड़ी सी लाइट फिर भी हो, और हम थोड़ा सा वहाँ पे एंजॉय भी कर लें। ओके अच्छा, लास्ट में मुझे एक और बात बता दें कि वापसी का क्या इरादा है, कि वापसी भी आपने बाय रोड ही ट्रैवल करना है या बाय एयर ट्रैवल करना है? वापसी बाय रोड ही ट्रैवल करना है, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे आई है कारनेट पे। कारनेट की एक्सपायरी जो है वो 12 जनवरी को है, और उस डेट से पहले गाड़ी को पाकिस्तान और ईरान को एग्ज़िट करना ही है, क्योंकि वो कस्टम्स का इशू है और गाड़ी ओवरस्टे नहीं कर सकती। अच्छा, और ड्राइवर आपके साथ आया, ऐसा ही है? नहीं, खुद आपने ड्राइव किया? ऑल राइट। मेनली मैंने खुद ड्राइव किया। वापसी का भी यही रूट है। मुझे ड्राइविंग का काफ़ी शौक है, तो मेरे लिए ये बस फिर आपके लिए क्या मुश्किल होगी? नहीं मुझे, और जिनको ड्राइविंग का शौक होता है उनसे तो जितनी मर्जी ड्राइव करा लो, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। जाफर साहब बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। रिजवाना जी का भी बेहद शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और देखिए कितना इन लोगों ने कम पैसों में अपने इस ट्रैवल को मैनेज किया है, आप भी कुछ सीख सकते हैं इनसे। चलें जी, हम लेते हैं ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और फिर आपसे बात करेंगे। ज़रा मैं ब्रेक में आप भी कुछ सीख सकते हैं इससे। लेकिन ये चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और नन्हे मुन्ने बच्चों की बात करते हैं। जब सर्दी आती है तो बड़ों को तो मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है लपेट में अपनी ले लेती हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, उनकी फ्रेशनेस थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि फूल जैसे बच्चे होते हैं, कुछ मुरझाए से नज़र आता है। क्यों जी? क्योंकि उन्हें फ्लू हो जाता है, फीवर हो जाता है, खांसी होती है उन्हें। अब जाहिर सी बात है, हम तो चलें दवाइयों पे चल जाते हैं। डॉक्टर्स यही कहते हैं कि बच्चों को हैवी डोज देना उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब बच्चों को आप कैसे महफूज रख सकते हैं? और चलें अगर आप महफूज नहीं भी रख रहे और उन्हें सर्दी लग गई है तो इसका हल क्या है? कैसे आप बच्चों को सर्दी से बचा सकते हैं? या अगर खांसी है, बुखार है तो, और माएँ दवाइयाँ देना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने मोस्टली माओं को देखा है कि वो दवाइयों से अवॉइड करती हैं। तो डॉक्टर बिल्किस आपा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। अच्छा जी, बच्चे को लग गई है सर्दी, क्या करना है माँ ने सबसे पहले? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो जब हम मौसम बदलता है, एहतियात इलाज से बेहतर है। सर्दी लगने नहीं देना। ठीक है। अच्छा, कुछ माएँ इतनी एहतियात करती हैं कि पूरा सर भी ढक देती है, कान भी ढक देती है, पाँव भी ढक देती हैं, और इतना बच्चे को जैसे पैक कर देती हैं, वो भी बुरा है। अच्छा, कुछ कहती हैं नहीं कुछ नहीं होता, इम्यूनिटी पे है, खुला छोड़ देती हैं। सबसे पहले बच्चों के जो चलने वाले बच्चे हैं, पाँव चल रहे हैं, उनको मोज़े ज़रूर पहनाएं। अच्छा। या जूते ज़रूर पहनाएं। ठीक है। और कान ढक के रखें। ये 2 एहतियातें करनी चाहिए। ठीक है। जब मौसम बदलता है तो ग़िज़ा भी बदल जानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ग़िज़ा नहीं बदलती, क्योंकि बच्चों को यखनी, जैसे हम बड़े अपने लिए वो हमारे ही बच्चे हैं ना। जैसे बड़े बीमार होते तो सबसे पहले हम सूप देना शुरू कर देते। अगर आप उसको मिल्क भी दे रहे हैं तो वो नीम गर्म होना चाहिए। ठीक है। बदलते मौसम के साथ बच्चों की ग़िज़ाएँ भी बदलें। अगर आप घर में उनको चावल की कोई चीज़ बना के दे रहे हैं तो ना दें। अच्छा। इस मौसम में नेचुरोपैथी में, बीइंग अ नेचुरोपैथ, बनाना इज़ नॉट फिजिबल, मतलब उसको रिकमेंड नहीं करते। ठीक है। आपने केला बच्चों को नहीं देना, एक मुकम्मल ग़िज़ा है, हर माँ दे रही होती है। और ख़ास कर शाम पड़े, शाम के 4 बजे के बाद। और आप देखें उससे एलर्जिक रिएक्शंस बहुत होते हैं और सीना जकड़ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये बहस होती है कि पका हुआ बनाना ठीक है, कच्चा नहीं है। तो आप ये देखें, हम कहाँ पे हमारे यहाँ पका हुआ बनाना दरख्त से तोड़ने के बाद कार्बन करके ही तो उसको पकाया जाता है ना। तो अच्छा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। 3-4 महीने नहीं देंगे तो कोई मसला तो नहीं होगा,
या आप अगर उसको चावल की कोई चीज़ बना के देते ना दें, आप गंदम पर आ जाएं, जौ का दलिया दे दें। इसमें दलिया बहुत ज़बरदस्त होता है कि आप उसमें गाजर डालें, इस तरह की चीज़ें करके बच्चों को दें। सबसे पहले उसकी ग़िज़ा आप देखें, यू आर व्हाट यू ईट, तो बच्चा भी वही होगा जो वो खाएगा, उसी से तो होगा ना। तो सबसे पहले और यखनी देना शुरू कर दें, सही है। जिसमें आप लौंग, दालचीनी ये सब डाल के, या उसका जो भी आप उसके लिए बनाते हैं, जो घी, देसी घी में हर माँ बनाती है, आजकल ट्रेंड है कि देसी घी इस्तेमाल करते हैं, तो देसी घी में मसाले कड़कड़ा के निकाल लें, जैसे दालचीनी लौंग डालें, जैसे उसका इन्फ्यूजन हो जाए, जैसे डालते ही जैसे कड़कड़ाता है, उसके बाद उसको निकाल दें, उसके बाद उसका खाना बना दें, उसका इन्फ्यूजन उसमें आ जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी एहतियातें हैं जिससे बच्चा कम बीमार होगा। अच्छा, और दूसरी बात है कि विटामिन सी अगर माँ के दूध पर भी हैं तो विटामिन सी की ज़रूरत है। वो कैसे आप बच्चे का इंटेक पूरा कर सकते हैं? उसका मैं बताती हूँ। आपने क्या करना है, देखिए ये मौसम फुल ऑफ विटामिन सी अल्लाह गफूरुर रहीम के हुक्म से है। बेशक सब छोड़ दें, ऑरेंजेस हैं। नहीं, आप एक बच्चे को, छोटे बच्चे को, 1 साल के बच्चे को ऑरेंज कैसे दे सकते हैं? गला ख़राब हो गया तो? शाबाश, गला ख़राब नहीं होगा अगर आपने ऑरेंज सही तरीके से दिया, उसका जूस निकाला आपने, हल्का सा कुनकुना गर्म कर लें। अच्छा। उसके बाद क्या करें, कुछ लोगों को होता है सिट्रस से, कुछ बच्चों का गला ख़राब होता है, क्योंकि आप ये देखें कि सिर्फ ऑरेंज आपने दिया, उसके बाद बच्चा पानी मांगता है, फ़ौरन दे देते हो, दूसरी चीज़ें फ़ौरन दे देते हो, हल्का कुनकुना गर्म करके आपने दिया, क्योंकि विटामिन सी को गर्म नहीं करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आपने कुनकुना गर्म करके दे दिया। अगर ब्लैक पेपर दे सकते हैं, हल्का सा काला नमक और ब्लैक पेपर बेहतरीन है, ठीक है, एंटीडोट है कि उसको कोई गला ख़राब हो। नहीं तो थोड़ा सा जैसे आपने दिया ऑरेंज जूस, उसके बाद शहद चटा लें। अच्छा, और कोशिश करें कि 5 मिनट तक पानी ना दें। 5 मिनट तक पानी। आप देखिए पीनट खाएं, उसके ऊपर पानी पियेंगे, आपका गला ख़राब होगा। ख़राब हो जाता है। उसका छिलका अगर आप खाएंगे, आपका गला ख़राब होगा, जिसके ऊपर होता है। हाँ। तो ये तो देखें, इल्ज़ाम जो है वो सिर्फ होता है कि ऑरेंज जूस दिया था, गला ख़राब हुआ, लेकिन देने का तरीका सही होना चाहिए। हाँ, देने का तरीका। और आप ऑरेंजेस थोड़ा सा खाकर देखिए, मीठा है या थोड़ा सा तुर्श है, ज़्यादा तुर्श है तो ना दें, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको ख्याल रखें। अच्छा आपा, हम कुछ किचन में भी आज बनाने जा रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि हम किचन का जरा रुख करें और हम जरा अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि आज वैसे आपा क्या बना रहे हैं किचन में। बस मैं वही प्रिवेंशन बता रही हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं घर में। सही है। सर्दियों में बच्चों को किस तरह आप जो है ना उन मुझे लगता है हमारे किचन में सब कुछ मौजूद होता है, लेकिन अगेन वही कि हमें शायद पता नहीं होता जी कि आपने क्या अपने बच्चे को देना है, क्या नहीं देना जी। तो आज हम किचन में क्या बनाने लगे? अच्छा, सबसे पहले मैं लेसन का बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, बच्चे का अगर मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा जो है सीना जकड़ गया है, बहुत छोटे बच्चे, अच्छा ये मैं बता रही हूँ 6 महीने से कम बच्चों के लिए, ठीक है, आप लहसुन जो है पिरो दें, जैसे कपड़े में लगा दें, पिरो दें, गले में डाल दें। लेकिन ये उन बच्चों के लिए नहीं कि जो तोड़ के खाना शुरू कर। हाँ, जैसे 1 साल का बच्चा है ना, उसको हर चीज़ होती है उठा के खाने की। मेरे तो बच्चे को हर चीज़ आदत है दे देंगे कि वो हर चीज़ उठाकर मुँह में डाल देता है। हाँ, उन बच्चों के लिए तो एहतियातें और ज़रूरी होती हैं कि कोई भी आपके ऐसा कोई बैक्टीरिया ना चला जाए, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों को। ठीक है। आपने क्या करना है, जो ऐसे बच्चे होते हैं, मतलब कि जिनके कुछ लोगों के, कुछ बच्चों के सीने वैसे ही थोड़े से सेंसिटिव होते हैं। अगर हमें यहाँ पे वो मिल जाता है ना, अगर चूल्हा जला लेते, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ऐसे ही बता देती हूँ मैं। आपने क्या करना है, बच्चों को ठंड से बचाने के लिए ये 1 लहसुन का जवा ही काफ़ी है। ठीक है। इसमें आप जो है गरम सरसों का तेल डाल दें, इन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब ये करना क्या है, आपने इसको बच्चों के हाथों और पाँव, खासकर रात को सोने से पहले पाँव पे ज़रूर लगाएं। सही है, सही है। सरसों का तेल आपका बहुत गर्म होना चाहिए। अच्छा, लहसुन आपने जलाने नहीं है, जलाने नहीं है, लहसुन आपने बिल्कुल नहीं जलाने हैं। ये एक कुछ लोग अजवाइन डालते हैं, वो अलग तरीका होता है, लेकिन ये इन्फ्यूजन करके रखें। ये उनके लिए अल्लाह ना करे जिनको नमूनिया भी हो चुका होता है। अच्छा। और हर मौसम में उनके साथ ये मसला होता है, तो आप ये इन्फ्यूजन बना के रखें।
और बच्चों के जैसे हाथ और पाँव रात सोने से पहले ये वाला इसको 2 से 3 दिन ढक के, मतलब कि ऐसे बना के आप यूज़ कर सकते नहीं, आप बना के रख लें। ठीक है। 2-3 दिन में इसका है ना लहसुन का जो ऑयल होता है, एसेंशियल ऑयल, वो इसमें मिक्स हो जाएगा। अच्छा। तो फिर आपने इस तरह करके बच्चे के पाँव और हाथ पे रात को सोने से पहले अच्छी तरह लगा लेना। ठीक है। तो आप यकीन करें कि बच्चा पुरसुकून सोएगा और जब सुबह उठेगा तो उसकी तबीयत अल्लाह के हुक्म से बेहतर होगी। ठीक है। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ है, छोटी सी काविश आप कर लें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ होती है, उसको मैं हींग कहते हैं। जी 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 जी। अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा स्मेली होती है, हद से ज़्यादा स्मेली होती है। इसका तरीका भी यही है कि आपने क्या करना है, हींग को इन्फ्यूज़्ड कर दें आप जो है इसके साथ, सरसों के तेल के साथ इन्फ्यूजन इसका बना लें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। जैसे ये 50 ml है ना, इसमें मैं डाल रही हूँ हींग, थोड़ा सा, अच्छा छोटा सा टुकड़ा, ये देखिए। ठीक है, बिल्कुल ज़रा सा टुकड़ा डाला आपने, इसमें डाल दिया। अगेन सरसों का तेल गर्म होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, आपने डाल दिया। ठीक है। और आप इसको बंद करके रख लें। आपके घर में बच्चों की दवा तैयार हो गई। अच्छा। इसको ये जब गर्म होगा तो इन्फ्यूज़ हो जाएगा, सारा इसमें मिक्स हो जाएगा। अभी देखिए हमने ठंडे में डाला है, लेकिन ज़रा आप इसको सूंघ लें। आपको इसमें अभी तो तेज़ सरसों की आ रही है और एक अलग सी जो हींग की आना शुरू हो गई है। अच्छा, ये वाले अगर तेल से आप बच्चों की मसाज करेंगे तो इससे 3 से 4 फ़ायदे होंगे। एक तो बच्चों के पास तो स्मेल थोड़ी सी आएगी, तो लोग भी नहीं आएंगे, बच्चों को नजर नहीं लगेगी आपका बच्चा। लेकिन जैसे इंसेक्ट बाइट हो जाता है, बच्चों को अक्सर होता है, छोटी चूंटियाँ काट लेती हैं। मगर ये वाला अगर आप गांव वगैरह में हैं तो अगर ये वाला ऑयल लगाएंगे तो सर्दी से बचेंगे, और कोई भी कीड़े मकोड़े जो है वो बच्चों को काट नहीं सकते, क्योंकि हींग की स्मेल से वो दूर भाग जाते। इसी तरह मच्छर भी जो है बच्चों के करीब नहीं आएंगे। ठीक है। तो ये देखिए कितनी सारी इसमें खूबियाँ हैं। और इसको रिप्स पे लगाना है अच्छी तरह, बच्चों के रिप्स पे और पीछे जो है ना लगाना है। पहले मैंने जैसे बताया था कि आपने जैसे लौंग और ये दालचीनी, इसको आपने क्या करना है, कोई भी बच्चे का खाना बना रहे हो तो पहले देसी घी में इसको कड़कड़ा के निकाल लें। उसके बाद आप जो है ना उसके बाद अपना जैसे सूजी भूनना है या कोई भी दलिया भूनना है, आप उसमें भून लें, तो उसमें खुद ही जो है ना गरम मसालों की इन्फ्यूजन हो जाएगी। और अगर आप कोई उसके लिए यखनी वगैरह बनाते हैं तो याद रखें कलौंजी के चंद दाने डाल दिया करें। ठीक है। बच्चों के लिए तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो। ठीक है आपा, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी। माएँ बहुत परेशान होती हैं जी कि बच्चों को किस तरह से बचाना है, किस तरह से उनको महफूज रखना है। आपके घर में सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप ज़रा आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि लाहौर में स्मॉग के खौफनाक बादल और फ़ज़ा में धुआं मुस्तकबिल के लिए ला रहा है कई मुश्किलात। स्मॉग के बाइस सेहत के पेचीदा मसाइल बढ़ने लगे हैं। फ़ज़ाई आलूदगी से हामला ख़वातीन और बच्चों की सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। अदाद शुमार ये बताते हैं कि लाहौर में 15 लाख से ज़ायद ख़वातीन इस वक्त हामिला हैं और स्मॉग में रहने वाली हामला ख़वातीन में हाइपर टेंशन और इसके अलावा ज़ियाबतीस के रुझान में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर तैयबा वसीम। डॉक्टर साहिबा बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा, हमें पता है कि जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है थ्रू आउट 9 मंथ्स किसी भी खातून के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइम होता है। उसके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए डिफरेंट मेडिसिन दी जाती हैं, लाइक वाइटामिन हो गए, या इनटेक का कहा जाता है कि बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। लेकिन वो ख़वातीन जो कि ऐसे इलाके में रह रही हैं, ऐसे शहर में रह रही हैं जहाँ पर स्मॉग का राज है, जैसे लाहौर है, फैसलाबाद है, सबसे पहले उन ख़वातीन को क्या करना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज आपने बात करने का फ़ैसला किया और मुझे दावत दी। स्मॉग से तो आपके सामने ही जो हालात हैं, हम सभी बहुत सख्त परेशान हैं और लाहौर तो इस वक्त सबसे वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड ही बनता चला जा रहा है जी। इसमें जो जैसे कि सारी हम सब आपने भी बच्चों की बात की, बच्चे मुतासर हो रहे हैं, इसी तरीके से जो हामला ख़वातीन हैं उनमें जो अभी तक वर्ल्ड में रिपोर्टेड स्टडीज़ हैं वो ये बताया गया है कि इससे बच्चे जो माँ के पेट में हैं वो इनहेल करता है, जब माँ करती है ये सारे पोल्यूटेंट्स तो बच्चे भी मुतासर होते हैं। लो बर्थ वेट का इंसिडेंस रिपोर्टेड है, यानी कि छोटे कमज़ोर बच्चे पैदा होते हैं उन माओं के जो कि
इस तरह से इस पोल्यूशन का शिकार होती है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग स्टडी नहीं करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक इस पर बहुत सारी स्टडीज़ नहीं हुई, लेकिन जो भी शहरों से स्टडीज़ रिपोर्ट हुई हैं उन्होंने ये बताया है कि बच्चों में क़ुव्वत मदाफ़ियत कम होती है। जो ये इस तरह से बच्चे पैदा होते हैं, एक तो वो वैसे ही वक्त से पहले पैदा होते हैं, उनका वज़न कम होता है, और उसके अलावा क़ुव्वत मदाफ़ियत भी उनमें कम होती है बीमारियों से लड़ने की जो स्मोक को एक्सपोज होते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है हुकूमत के करने वाली हैं, कुछ हमारे अवाम के भी करने वाली हैं, जैसे हमारी गाड़ियाँ या जैसे हमारी पॉपुलेशन अगर इस तरीके से बढ़ती चली गई जिस हिसाब से वो बढ़ रही है, और इस वक्त हम दुनिया की ऑलमोस्ट फिफ्थ लार्जेस्ट हमारी वर्ल्ड में पॉपुलेशन है, और उसके साथ ही जितने लोग होंगे ऑब्वियस ही बात है उतने मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। जो आपने कहा कि आपने कैसे इसको कंट्रोल करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जितनी भी हामला ख़वातीन है वो आउटडोर निकलने से परहेज़ करें, क्योंकि जितना ज़्यादा ये एक्सपोज होंगी टूवर्ड्स ये पोल्यूटेंट्स। आप मास्क भी पहन लें। मास्क दूसरी एक बड़ी एहतियात है कि जब भी बाहर निकलें मास्क पहन कर निकलें, बिल्कुल भी मास्क के बगैर मत निकलें। और अगर मास्क भी पहने फिर भी कुछ ना कुछ इन्हें है इंसान उस पोल्यूशन के साथ जो एयर जा रही है, तो आउटडोर एक्टिविटी कम से कम रखें। न्यूट्रिशन अपनी बहुत अच्छी रखें। न्यूट्रिशन इस लिहाज से कि देखिए न्यूट्रिशन का तो वैसे ही बहुत रोल है आपके इसमें जो आपकी हमल है, जैसे विटामिन सी, विटामिन डी, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं माओं के लिए लेना। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे हम बहुत बात करते हैं इस पे क्या नाम है, ये जो हमारे हैं प्रोटीन और उन चीज़ों पे हम बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लें, लेकिन जैसे आयरन है, फॉलिक एसिड है, और उसके अलावा आपकी विटामिन सी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। घर के अंदर एक्सरसाइज करें। आजकल बाहर निकल के एक्सरसाइज ना करें। हामला ख़वातीन के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोशिश करें कि आउटडोर एक्टिविटी अपनी कम कर लें, और जब निकलें मास्क के साथ निकलें। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।